तो अब विद्यालय प्रबंधन समितियां बहुत ध्यान से विस्तार के साथ में पढ़ना है, ताकि आपके दोबारा कोई भी इस टॉपिक को लेकर इश्यू आए नहीं। तो देखो, अपने सिलेबस में जो लिखा हुआ विद्यालय प्रबंधन समितियां, अब हम जो परीक्षा दे रहे हैं अभी आप ग्रेड 3 की, क्योंकि वो आप एसएमसी के बारे में पढ़ते हैं, और जब लेक्चरर वाला बैच होगा उसमें या वो क्लास होगी उसमें आपको एसडीएमसी करवा देंगे। तो हम अभी जो करेंगे वो करेंगे विद्यालय प्रबंधन समितियों में। ये समितियां ऐसे याद रखना 2 प्रकार की होती हैं। स्कूल को मैनेज करने के लिए कि कैसे विकास करना है, कैसे कोष फंड को संचालित करना है, मिड डे मील कैसे चलाना है। स्कूल में कुल मिला के जो संसाधन है, फर्नीचर नहीं है, भवन नहीं है, मिड डे मील का ठीक से क्रियान्वयन नहीं, उन सबको ठीक तरीके से क्रियान्वित करने के लिए ये समितियां बना ली जाती है। इसमें एक एसएमसी है, एक एसडीएमसी है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो एसएमसी के बारे में ही पढ़ लेंगे, और जब लेक्चरर की देंगे तब एसडीएमसी और पढ़ लेंगे। क्लास 1 से 8वीं तक की जो स्कूलें हैं उनमें एसएमसी होती है। अब इसको आप ये कंफ्यूजन में बताना कि कोई स्कूल 12वीं तक की, 1 से 12वीं तक, तो कोई बात नहीं, 1 से 8वीं तक के लिए एसएमसी हो जाएगी, और एक 8 से 12, 9वीं से 12 तक के लिए एसडीएमसी हो जाएगी। कंफ्यूजन में नहीं आना। अच्छा, ये राजस्थान सरकार का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ। बहरहाल इसको आपको बहुत ज़्यादा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये समझाना आपको चाह रहा हूँ। टोटल इसमें जो धाराओं की संख्या है एसएमसी में, उनकी संख्या है 30। तो मान लो कभी भूलावट का ऐसे सवाल पूछ ले कि एसएमसी में कितनी टोटल कुल धाराएं कितनी हैं, तो बस याद रखने के लिए एसएमसी में, वैसे देखो याद कराने के लिए अलग अलग मेथड है, पर इस मेथड को लगा ले। एसएमसी में नाम 3 है, तो 3 नाम है तो एक 0 और लगा देना कि ये टोटल धाराएं हैं एसएमसी में। आप चाहोगे तो हम जैसे एक बार पूरा पढ़ते हैं उसके बाद में एसएमसी की धाराओं को भी हम नॉर्मली डिस्कशन कर लेंगे। चलिए अब याद करते चलेंगे एक एक फैक्ट को। ये देखिए, बस ऐसा कुछ भी नहीं हो जो आपको याद नहीं हो एसएमसी। अब याद करने के लिए हम कैसे करेंगे? देखो, आरटीई 2009 उसमें प्रावधान किया कि भाई एसएमसी का गठन होना चाहिए। तो शुरुआत कहां से हुई है? 2009 से हुई है। इसका मतलब जो आरटीई एक्ट है, सारा जड़ में तो यही है 2009। इसमें प्रावधान किया कि विद्यालय चलाने के लिए, स्कूल ठीक से चलाने के लिए कुछ समितियां बना दो, और उसमें एक समिति हम विद्यालय प्रबंधन समिति पढ़ ही रहे हैं। नो इसलिए मैंने लिखा कि ये याद करने के लिए सहूलियत के हिसाब से 2-3 चीजों में अपने काम आएगा। कैसे काम में आएगा? देखिए, आरटी 2009 है, इसकी धारा 21 में ये कहा गया कि भाई विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन होना चाहिए। 21 कैसे? हमारे धर्म में 11, 21, 51 शुभ मानते हैं। एसएमसी को शुभ संख्या के रूप में याद कर लेंगे कि धारा 21 में ये कहा गया कि एसएमसी बनना चाहिए। याद हो गई ये बात? ये ठीक है। फिर आपको पता है कि हम आरटी 2011 भी पढ़ते हैं, तो आरटी 2011 इसके बाद आया राजस्थान को लेकर। तो इसमें शुरुआती दौर में ही धाराएं रख दी। कौन कौन सी? धारा 3, धारा 4, एक सेंस में धारा 5, ये धाराएं रखी किसके लिए? तो भाई एसएमसी का गठन किया जाएगा। तो रिपीट कर रहा हूं, 2 चीजें याद करना है। आरटी 2009 है, उसकी तो धारा 21 है, 9-21, और 11 वाले में 3, 4, 5 है। इसको कैसे याद करेंगे? इसके याद करने की 2 मेथड है। एक तो सामान्य जो आप याद कर ही रहे हैं, और दूसरा मेथड इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जैसे 21, 3, 4, 5। अब याद करेंगे संख्या के हिसाब से। देखो, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा,
4 आएगा और 5 आएगा। कुछ नहीं करना, यहाँ 2009 लिख देते हैं और यहाँ 2011 लिख देते हैं, ये याद हो गया होगा। तो एक तो ये कि इसकी 3 धाराएं 3 4 5 और इसकी धारा 21 है। कैसे भाई, एक पहले आता है तो 2009 का एक्ट भी तो पहले है, तो ये तो 1 और 2 21, फिर 3 4 5 ऐसे आपके याद हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया एक काम पूरा। अब इसकी स्थापना, तो स्थापना इसको ऐसे याद करते हैं। देखिए एक्ट है 2 अपने केंद्र में, एक एक्ट है 2009 का और एक एक्ट है 2011 का। समझ में आ गई बात? इनके बीच की संख्या उठाते हैं तो 9 और 11 के बीच की संख्या 10 है, तो इसका मतलब 10 और 10 का आधा 5 और फिर 11 तो लिखना ही है, तो 10/5/2011 की डेट हम याद रख लेंगे। शायद अब आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। क्या क्या याद किया? 10/5/2011। एक तो धाराएं याद कर लिया आपने एसएमसी को लेकर। देखिए आप खुद इसको अच्छे तरीके से बोलने लग जाएंगे। एसएमसी बताएं धाराएं, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि धारा 2009 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग, फिर इसकी स्टैब्लिशमेंट स्थापना की डेट, ये सारे एक साथ ही, और फिर आगे और ट्रिक से आपको मैं याद करवाता हूँ। 2009 बताओ कौन सी धारा है? 9-21। इसमें कोई 3 4 5 धाराएं हैं, 3 4 5 धाराएं। स्थापना देखो 9 और 11 के बीच में 10 है, 10 का आधा 5 है और 11 तो लिखना ही लिखना है, तो 10/5/2011 को इसकी स्थापना की गई। क्लियर होगी यहाँ तक बात? अब ये आपको फैक्ट अच्छे तरीके से याद है ही, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, सचिव कौन होता है, उम्र कितनी होती है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है। वहाँ कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अभी नहीं कंफ्यूजन में आएंगे आप, क्योंकि अभी एक परीक्षा पर हम फोकस कर रहे हैं। जब लेक्चरर वाला देखेंगे तब एसडीएमसी देखेंगे, तब अभी कंफ्यूजन में आएंगे नहीं हम। कैसे नहीं आएंगे? इनके नामों से मिला लेते हैं। अब इसका एक लिखते ए फॉर अध्यक्ष, से फॉर सचिव, उम्र आपको पता ही कितनी होगी, आयु। अब अभी याद हो जाएगा। देखिए ए को पकड़ते हैं यहां पर, ये ए को, ऐसे अध्यक्ष और ऐसे अभिभावक, तो यहां पे लिख दिया हमने अभिभावक, तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? अभिभावक होगा। क्लियर? इधर से पकड़ते हैं, से सचिव और से संस्था प्रधान, तो यहां मैंने लिख दिया संस्था प्रधान, तो से सचिव और से संस्था प्रधान हो गया। आयु हमें पता है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे जो शिक्षा लेने जाते हैं, तो उम्र 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के। इन फैक्ट्स में से कोई फैक्ट अगर आपको कंफ्यूजन में डाले तो मुझे भी बताओ। टोटल धाराएं यहाँ पे हम लिख देंगे, टोटल धाराएं कितनी है? 30 लिख दिया, याद रह जाएंगे। अभी मैं धारा वाइज भी आपको चाहोगे तो याद करवा दूंगा, ठीक है। तो आरटी की 2009 की धारा 21, 11 में धारा 3 4 5 में प्रावधान है, 10/5/2011 की बात। ये डेट परीक्षा में देखते ही आपके क्लिक कर जाएगा कि याद करवाया था। एसएमसी के अध्यक्ष कौन होते हैं? अभिभावक में से कोई एक, उपाध्यक्ष भी अभिभावक में से कोई एक हो जाएगा, सचिव संस्था प्रधान, आयु इतने से इतने। अब आगे बढ़ जाओ। इसका कभी परीक्षा में पूछ ले कि कार्य क्षेत्र क्या होता है इसका, एसएमसी का। कॉमन सी बात है, एसएमसी कहाँ काम करेगी? स्कूल में काम करेगी। कार्य क्षेत्र इसका स्कूल होता है, विद्यालय होता है। पर हाँ, ऐसा अगर कभी पूछ ले कि जो बेसिकली एसएमसी इसका कैचमेंट एरिया कितना होता है, मतलब बहाव क्षेत्र, तो विद्यालय से लेकर घरों की जो दूरियां है, पूरा जो इसका टेरिटरी है उसका कैचमेंट एरिया होता है। शायद ऐसा नहीं पूछेगा। अच्छा, ये अब इनको याद कराने की आपको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये पूर्णतः फैंकालॉजी है। अच्छा, आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा है कि एसएमसी क्यों ही चाहिए हमें? इसलिए चाहिए, मानवीय व भौतिक संसाधन। मानव संसाधन कौन से होते हैं भाई? टीचर्स कैसे मैनेज होंगे, स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज किया जाएगा, अन्य कार्य कैसे किए जाएंगे। भौतिक संसाधन कौन से होते हैं? स्कूल का विकास है, मिड डे मील का संचालन है, स्कूल में कोई भवन है, फर्नीचर है, आदि आदि के कार्य। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक भागीदारी, गांव के सारे लोगों को एक साथ बुला लिया, भामाशाहों को एक साथ बुला लिया कि थोड़ा थोड़ा पैसा आप दो, थोड़ा फंड से पैसा आएगा, हम विकास कर लेते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक कॉर्पोरेशन, जन सहयोग, लोगों का सहयोग मिल जाएगा। और डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, ये क्या होता है?
इसका मतलब होता है कि जब भी कोई काम होता है तो वो पहले सेंटर में, जैसे मान लो प्रिंसिपल साहब हो गए या हेडमास्टर हो गए, ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ये जो करेगा तब वही होगा काम। मतलब पूरा शक्ति, पावर, डिस्क्रिशन, विवेक इस पर निर्भर हो गया। विकेंद्रीकरण में क्या होता है, विकेंद्रीकरण में शक्ति बाहर से अंदर इस प्रकार से बटी हुई होगी, इस प्रकार से शक्ति का डिवीजन होता है कि भाई हेडमास्टर का अपना रोल है, टीचर्स का अपना रोल है, स्टूडेंट्स का अपना रोल है, जो समुदाय है, जन सहयोग है, उसका भी अपना एक रोल है, जो मानवीय संसाधन है उनका अपना रोल है। तो कोई पॉलिसी नीति थोपेंगे नहीं कि बस हम एक कमरा इधर बनाएंगे, नहीं, सारे बैठेंगे निर्णय करेंगे कि नहीं यहाँ कमरा बनाने की जरूरत है ही नहीं, अभी एक रसोई घर की जरूरत हम वो बना लेते हैं। इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण सिस्टम, डिसेंट्रलाइजेशन। चलो हो गया। ये एक लाइन ऐसे ही है पंजीकरण। जब भी हम, जैसे मान लो कल को आप बड़े हो गए, बड़े तो आप आज भी हैं, थोड़े और बड़े हो गए, कि जैसे मान लो आपको लगे कि मुझे कोई सोसाइटी खोलनी है, बहुत सारी दूध की सोसाइटियाँ खुलती हैं, कई अन्य कार्यों के लिए सोसाइटी बनती हैं, या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आप संगठन बना लेते हैं, कोई एनजीओ बनाते हैं, या हम कोचिंग खोलते हैं। इन सब के पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है ना, सरकार को पता नहीं चलता है। तो इसका पंजीकरण जो होता है, ये एक्ट बना रखा, बहुत पुराना एक्ट है। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसके 2 साल बाद में एक एक्ट बना दिया था, राजस्थान संस्था अधिनियम। इसमें पंजीकरण होता है, आपके काम का बात नहीं। 1958 में बहुत सारी सोसाइटी इसी के तहत पंजीकृत होती है। पैसा कहां से आएगा? एसएमसी का एक फंड होता है जिसको कोष बोलते हैं, एसएमसी कोष। एक तो होता डेवलपमेंट फंड, इसको बोलते हैं विकास कोष, और एक परिचालन कोष। देखो बहुत ध्यान से समझना है। विकास कोष क्या होता है? जैसे मान लो एसएमसी का एक कोई बैंक अकाउंट है, आगे डिटेल है इसकी, एग्जांपल देसी तरीके से दे रहा हूं। इसमें रख दिया कि हमारे पास 5 लाख रुपए तो विकास कोष में पड़े हुए। कोष वो एक ही होता है, उसके डिवीजन 2 हो गए। और एक परिचालन, इसको स्टेब्लिशमेंट फंड बोलते हैं। एक स्टेब्लिशमेंट या फिर ऑपरेशन फंड, इसमें हमारे पास 2 लाख रुपए पड़े। तो कई बार हम घर पे पापा और मम्मी क्या बोलते हैं, देखो घर पे पड़े 4 लाख रुपए, इसमें से 4 तो बहुत ज्यादा हो गए भाई, थोड़ा कम हो गया। घर पे पड़े 10,000 रुपए, 5,000 रुपए छेड़ेंगे ही नहीं हम। कोई बीमारी हो जाए, कोई इमीडिएट जरूरत, उसके लिए ठीक है। 2,000 रुपए हम डेली के लिए खर्चे के आदि के लिए रख लेते हैं। बस इस प्रकार के 2-3 हजार रुपए और कोई उच्चंती के लिए रख लेते हैं। वो ऐसे ही पैसे का विभाजन इधर हो गया। विकास कोष का मतलब ये होता है कि कोई बड़ा कार्य करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, कोई बिल्डिंग बना ली, कुछ और बना लिया, डेवलपमेंट कर दिया, तो वो फंड वहाँ काम आता है। और परिचालन का, बच्चों को कोई अन्य कोई कार्य करवा दिए, कोई उनको मान लो कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पिकनिक पर ले गए, कोई मिठाई खिला दी उनको, कभी मिड डे मील के तहत कुछ स्पेशल उनको कर दिया, या फिर पेन पेंसिल का खर्चा आ गया, स्कूल की स्टेशनरी का खर्चा आ गया। बहुत सारे खर्चे आते रहते हैं। कई बार लाइट बिल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई लाइट बिल आ गया, कोई बल्ब फ्यूज हो गया, कोई पंखा खराब हो गया। वो डेली के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनको इस प्रकार के याद रख लो। मैंने तो इसको ऐसे भी याद किया था। कोष के 2 नाम है, कोष को 2 ही भागों में बांट लो, एक विकास और एक परिचालन। विपर समाज होता है विकास और परिचालन। कार्य देख लो, आराम से आप खुद ही कर दोगे कार्य, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नामांकन, ठहराव, जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो एसएमसी करेगी क्या? तो कोशिश करते हैं कि बच्चों को लाएं भी स्कूल तक और वहां उनका ठहराव सुनिश्चित करें। ठहराव सुनिश्चित करने का इतना मतलब होता है कि एक बार स्कूल में बच्चे आ गए तो वो फिर भागे नहीं, स्कूल में रहें, उनका ध्यान दिया जाए, तो ठहराव ये काम हो गया। मिड डे मील का संचालन, ये सवाल आ सकता है, और वैसे भी हमने देख लिया, आप कॉमन सेंस से भी तुक्का आप यही करके आओगे कि मिड डे मील का संचालन कार्य एसएमसी के द्वारा। विद्यालय कार्य लेखा जोखा, कॉमन बात। संसाधन जुटाना, पैसे वैसे नहीं होंगे तो एसएमसी क्या करेगी? कार्य की मॉनिटरिंग करना, सुपरविजन करना, ये सारे के सारे कार्य किसके होते हैं? एसएमसी के। शायद नहीं आता परीक्षा में, और अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो उसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाता है, लगभग सारे कार्य ही करेगा। वैसा तो नहीं कि बच्चों का ऑपरेशन करना, बच्चों की कटिंग करना, ऐसे तो ऑप्शन देगा नहीं। वैसे ही देगा विकास के कार्य करना, कार्य की मॉनिटरिंग करना, विकेंद्रीकरण ठीक दिशा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठहराव, नामांकन आदि आदि कार्य करना। हो गया काम। तो ये कोई काम का नहीं, उपयुक्त सभी ऑप्शन आ जाएगा। कोर्स 2 प्रकार के होते हैं, ये आप कर ही देंगे मुझे पता है।
पंजीकरण होता है कि हाँ 58 में एक पंजीकरण का आपको याद करवा रखा है, बस ठीक, आगे बढ़ जाते। एग्जामिनर इससे आगे बढ़ के यहाँ वो सोचता है कि मैं सवाल बना दूं कि बच्चों को पता नहीं भाग का याद है कि नहीं है। तो भाग देखो दो है एसएमसी के, पार्ट 2 दो, और क्या आए थे इसके जो कोष हैं वो भी दो ही है और भाग भी दो ही है। कोष एक विकास बताया, विपर समाज वि, और प परिचालन, तो दो प्रकार के कोष बनाती, भाग दो प्रकार की। देखो आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जब हम वैदिक काल पढ़ते तब पढ़ते सभा और समिति, ठीक है, वो सभा और समिति वाली सी बात है, एक साधारण लोगों की होती थी, एक विशेष लोगों की। इधर कुछ ऐसा ही समझ लें, एक होती है साधारण सभा जनरल असेंबली, और एक होती है कार्यकारिणी समिति एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो एसएमसी के दो पार्ट हो गए, एक जनरल असेंबली और दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। परीक्षक क्या करता है कि वो सवाल पूछता है कहां से, इनके सदस्यों से, कि बताओ जो साधारण सभा है इसमें कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं, कार्यकारिणी समिति में कितने सदस्य होते हैं, बैठक कब होती है। एक एक फैक्ट को हम ध्यान से पढ़ते चलेंगे। अपना अगला जो बिंदु रहेगा इसमें एसएमसी को हम यहां एक बार नोट डाउन करके और यहां देख लेते हैं कि एसएमसी के बताओ कोष, आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं। कोष, कोष इसके दो, एक कोष कौन सा हो गया, पहला जो कोष हो गया वो हो गया इसका विकास कोष, और फिर हो गया परिचालन कोष। तो विकास और परिचालन दो प्रकार के कोष हो गए, हमें याद रखना है। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु आता है जिसको हमें याद रखना ही पड़ेगा वो है एसएमसी के भाग। अच्छा, ये 58 वाला क्या बताया था, इसका पंजीकरण होता है 1958 वाला, फैक्ट याद रहेगा परीक्षा में। क्लियर, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, एसएमसी के भाग बताओ कितने बताए, एम को बीच से तोड़ दो। एक साधारण सभा, ये ऐसे साधारण सभा, सी से काउंसिल अर्थात कार्यकारी परिषद, कार्यकारिणी, ये लीजिए। इसका मतलब एसएमसी के दो भाग हो गए, साधारण सभा जनरल असेंबली और कार्यकारी परिषद, याद रहेगा ना। अब ये पूछता परीक्षा में साधारण सभा में सदस्य कितने होते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता है, बैठक कब होती है, ये सारा फैक्ट अभी देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं साधारण सभा को। साधारण सभा, इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा क्योंकि सवाल बनने की पूरी संभावना है इधर से ही। देखो सबसे पहले इसको याद करते हैं साधारण सभा, तो आपको नाम से है समझ में आ जाएगा, कोई साधारण लोगों की सभा होगी ये, हाँ ऐसा ही है। नाम कितने इसमें, सभा तो है ये पर साधारण में नाम है 1 2 3 4, चार ही प्रकार के सदस्य होते हैं इसमें। चार सदस्य नहीं होते हैं, चार प्रकार के सदस्य होते हैं। सदस्य तो हो सकता है कितने भी हो जाएं, कोई सदस्य की संख्या फिक्स नहीं होगी, भी समझ में आएगा आपके। प्रकार डिवीजन चार का है, कैसे देखो, एक नाम, दो नाम, तीन नाम और चार नाम। अभी एक एक को समझते चलते हैं, इसके कौन कौन सदस्य होते हैं, फिर अध्यक्ष कौन होता है, सचिव कौन होता है, अभी समझ में आ जाएगा। फिर आ जाओ पीछे, देखो साधारण सभा कितने नाम बताए, चार। कौन कौन से, ये रहे 1 2 3 4। पहला है अभिभावक या संरक्षक, कॉमन सेंस है, दो लोग तो रहेंगे भूमिका में। कौन कौन, एक रहेगा अभिभावक माता पिता और एक रहेगा अध्यापक, इनके बिना तो फिर चलेगा ही नहीं ना काम। तो दूसरा अपने आप आ गया अध्यापक। आपस में इनकी लड़ाई नहीं हो जाए इसलिए दो को और बीच में घुसा दिया। एक घुसाया कोई वहां का पदाधिकारी, जैसे सरपंच है, प्रधान है, जिला प्रमुख है, या ऐसे ही नगरीय निकाय भी होते हैं जिनमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, हम तीन प्रकार की बॉडी देखते हैं। तो वहां के कोई भी पदाधिकारी होते हैं वो इसके सदस्य बन जाते हैं। और एक ले लिया ये जो इधर कार्यकारिणी बनेगी,
इसके कुछ मनोनीत सदस्य होंगे, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कितने मनोनीत सदस्य होते हैं, वो भी इसके सदस्य होते हैं। रिपीट, साधारण सभा में नाम कितने हैं? 4। साधारण सभा के सदस्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला अध्यापक या अभिभावक ले लेते हैं, अभिभावक। और वैसे भी बच्चा घर से निकलेगा, यहाँ पे बच्चा अगर केंद्र में रखते हैं इसको, ये स्टूडेंट है, घर से निकलेगा, अभिभावक या संरक्षक इसको यहाँ से यहाँ भेजेंगे, किसके पास में? अध्यापक के पास में। तो एक अध्यापक हो गया। दो हो गए, तो इनके बीच में 2 और ले आओ। एक ले आओ मनोनीत सदस्य। किसके मनोनीत? वो जो कार्यकारिणी परिषद बनेगी उसके मनोनीत। और भी समझ में आ जाएगा। और पदाधिकारी, पदाधिकारी कर लोगे। देखो ये रहा, अभिभावक, अध्यापक, पदाधिकारी हो गया। अब ये तो जबरदस्ती का सवाल है कि कोई भी अगर सदस्य है इनमें से, अभिभावक भी सदस्य है, अध्यापक भी, पदाधिकारी। अब आप बताओ, मान लो कॉमन सेंस से सवाल पूछ ले, बताओ साधारण सभा में कितने मेंबर हो सकते हैं? प्रकार नहीं पूछे मैंने, प्रकार तो 4 है। अब उस स्कूल में जितने बच्चे हैं उनके माता पिता आ जाएंगे, मतलब अभिभावक आएंगे, तो संख्या ऐसे कोई फिक्स थोड़ी ना होती है। समझ में आ गई ना बात? बच्चे होंगे उस हिसाब से हो जाएगा। उसी स्कूल मान लो 100 बच्चे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कक्षा 8 तक, तो वो 100 अभिभावक किसके सदस्य हो ही गए ना। समझ में आ गई बात? 40 ही बच्चे तो 40 अभिभावक हो गए, 10 ही बच्चे 10 अभिभावक हो गए, ऐसा। अब ये कह रहे हैं कि ये जो सदस्य हैं, जैसे अध्यापक है, पदाधिकारी है, मनोनीत सदस्य है, अभिभावक है, ये साधारण सभा के जो सदस्य बनते हैं कब तक रह सकते हैं? कॉमन सेंस क्या लगाएंगे? या तो भगवान चाहता जब तक मतलब मृत्यु नहीं हो जाए, या वो खुद चाहते जाता है। खुद मतलब जैसे वो पदाधिकारी है, सरपंच है, कोई उसने त्याग पत्र दे दिया, उसका कार्यकाल पूरा हो गया तो सदस्य नहीं रहेगा। या तो अभिभावक को भगवान ने बुला लिया, ऊपर मृत्यु हो गई, या बच्चे ने कहा कि इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, दूसरे में पढ़ूंगा, तो उस स्कूल का सदस्य रहा नहीं ना वो। बच्चे ने जैसे दूसरी स्कूल में एडमिशन लिया तो माता पिता इस वाली स्कूल की एसएमसी के सदस्य नहीं होंगे, वो दूसरी स्कूल में जाके सदस्य बन जाएंगे। या कई बच्चे 8वीं पास कर लिया, टीसी ले ली, 9वीं में चले गए, 9वीं से 12वीं एसएमसी होती नहीं है, वहाँ तो एसडीएमसी होती है। तो ये कुछ फैक्ट है जो हमें याद रह जाएंगे कि एसएमसी के सदस्य क्यों नहीं होते, साफ साफ लिख दिया क्यों नहीं होते। चलो ये तो फिर फैंकालॉजी की बात बता दी कि मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र, पदाधिकारियों का कार्यकाल पूरा हो जाए, टीसी ले जाए, 8वीं पास कर जाए। अब आते हैं बैठक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका यही है, यहाँ वाला। नीचे तो मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा, ये जरूर याद रख लेना। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि यहाँ से एक सवाल आ सकता है, बैठक। देखिए, चूंकि हम साधारण सभा पढ़ रहे हैं तो वहां पे प्रत्येक अमावस्या ऑप्शन मिलेगा आपको। जो बच्चे कॉमन सेंस लगा सकते हैं वो गलत नहीं करेंगे इसको, इसका रीजन है, अभी बताता हूं क्यों। भाई अपने खुद के ऊपर लेके देख लो, हम अगर हर 15 दिन से, हर 20 दिन से, 1 महीने से मम्मी या पापा को बोलेंगे आज स्कूल में मीटिंग है चलो, तो चलेंगे क्या? कैसे चलेंगे? वो कहते हैं कि आपके स्कूल में तो रोज ही मीटिंग होती है, घर पे और भी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो वो हर बार तो नहीं जाएंगे। इसका मतलब एसएमसी में चूंकि सारे के सारे अभिभावक सदस्य होते हैं, तो इन्होंने ऐसी कोई गली निकाली कि क्या करें कि माता पिता आ जाएं स्कूल में। तो उन्होंने कहा कि भाई माता पिता को मौसम के हिसाब से बुला लेते हैं, एक बार सर्दी में बुला लेंगे, एक बार गर्मी में बुला लेंगे, एक बार बरसात में बुला लेंगे, तो ऐसे ऐसे काम चल जाएगा, ताकि वो भी थोड़ा कंफर्टेबल फील करें। याद रखने के लिए यहाँ पे है कि 3 माह में एक बार बुलाएंगे, 3 अनिवार्य है। याद करने के लिए ऐसा कि 3-1 महीने की एक सीजन चलती है ऐसा, और ये 8-9 महीने स्कूल चलेगी, कौन सी 12 महीने चलेगी। तो इन्होंने कहा कि रोज नहीं बुलाएंगे माता पिता को, 3 माह में एक बार बुलाएंगे, मतलब बैठक होगी। हाँ, पूरे साल में फिर अपने आप कितनी हो गई? 3 अनिवार्य हो ही गई, तो 3 बार तो होगी ही होगी।
बस ये 3 वाला आंकड़ा आप याद रखेंगे तो शायद परीक्षा में सवाल सही चला जाए। मैंने तो इसको ऐसे याद किया, माता पिता अभिभावक रोज आएंगे नहीं, तो एक बार बरसात में, एक बार सर्दी में, एक बार गर्मी में, तो वही 3 महीने में एक बार बुला लिया। इस बार सर्दी में बुलाया, फिर गर्मी में बुलाया, फिर बरसात में बुलाया, तो 3 बार बुला लिया पूरे साल में। अनिवार्य 3 हो गई, 3 माह में एक बार हो गई। ये क्लियर हो गया। अब आगे सुनो। अब ग्रामीण प्रश्न के आदमी कोई नरेगा में काम करता है, कोई खेत में काम करता है, कोई बाहर रहता है, तो ऐसा नहीं कि आज ही, अभी तो चूंकि पुराने नियम है ना 2010 9-10 के, उस टाइम में फ़ोन मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे। बच्चे जाएंगे, माता पिता को बोलेंगे, फिर वो कहेंगे नहीं आज तो टाइम नहीं है, 2 दिन बाद में मीटिंग होती तो चले जाते। इन्होंने नियम किया कि जब भी एसएमसी की बैठक होगी साधारण सभा की, तो 4 दिन पहले सूचना दे देंगे, 4 डेज, 4 दिन। मैंने इसको ऐसे याद किया, माता पिता को कहेंगे 4 और तैयार, 4 को तैयार से याद कर लो। माता पिता बोलेंगे 4 दिन में तैयार रहना। क्या होने वाली है? एसएमसी की बैठक होने वाली है। ठीक है साहब। कई बार बहुत जरूरी हो गया, अति आवश्यकता हो गई कि नहीं नहीं यार स्कूल का बिल्डिंग गिर गया, परसों ही मीटिंग करनी पड़ेगी ताकि नया कुछ प्रस्ताव लेकर और इसको काम करवाएं, तो इसका आधा कर दो, 2 दिन में अति आवश्यक। तो इसका आधे में तो याद हो जाएगा। सामान्यतया 4 और तैयार याद रह जाएगा, पर अगर बहुत इमरजेंसी आ गई, अति आवश्यकता हो गई, तो फिर 2 दिन में। ठीक। गणपूर्ति, गणपूर्ति का मतलब ये होता है कि एक बैठक में, जब बैठक होती है 100 लोग थे मान लो टोटल, इसमें 6 लोग आए, तो फिर मीटिंग सफल थोड़ी मानी जाएगी ना। कितना परसेंट करें? तो इन्होंने कहा 1/4। 1/4 का मतलब होता है जितने मेंबर होते हैं उसमें 4 का भाग दे दो। मान लो टोटल 100 मेंबर है तो उसमें 4 का भाग दे देते तो 25 आता है। तो इसका मतलब इसकी गणपूर्ति जितने दिन पहले सूचना देंगे उतनी गणपूर्ति है, अर्थात 1/4 ये गणपूर्ति होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर इन्होंने एक चीज और कही कि मान लो आए ही नहीं लोग, गणपूर्ति तो 25 चाहिए थी, 7 ही लोग आए, तो उस दिन की बैठक तो कैंसिल हो ही जाएगी। फिर कहा कि देखो इस बार तो नहीं आए, घर पे बच्चों को जाकर, बच्चों को कहा स्कूल में यार माता पिता को बुला के लाओ, इस बार तो नहीं आए, पर 7 दिन में दोबारा बैठक करेंगे हम। इस 7 दिन कैसे याद करेंगे कि आज जो वार है उसी वार को अगले दिन होगी, तो उनको बुला लेना। ये सवाल आ सकता है परीक्षा में कि अगर गणपूर्ति के भाव में बैठक को कैंसिल कर दिया जाए, गणपूर्ति के भाव में अगर बैठक कैंसिल कर दी जाए तो दोबारा से बैठक कितने दिन में? तो याद रखना आज जिस वार को उसी वार को वापस से बुला लेंगे, 7 दिन में वापस बैठक हो जाएगी। ये फैक्ट हो गए बेसिक। चलिए तो अगर गणपूर्ति के भाव में बैठक को कैंसिल कर दिया तो 7 दिन में दोबारा से बैठक बुलानी पड़ेगी, 7 दिन में। अब एक सवाल वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये बना सकता है कि मान लेते हैं, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं, मान लेते हैं आज बैठक हुई, गणपूर्ति पूरी नहीं हुई, यहां तक बात ठीक है, तो बैठक तो कैंसिल होनी है। फिर वो आपसे ये पूछेगा कि मान लो अब बैठक कैंसिल हो गई तो दोबारा बैठक कितने दिन में बुलाएंगे, तो आपको याद करवा दिया कि उसी मतलब दिन, मतलब 7 दिन में। चूंकि इस बार भी डरे हुए थे कि यार आए ही नहीं माता पिता, तो जब दोबारा बैठक होती है उसमें कोई गणपूर्ति नहीं चाहिए, जितने आएंगे उतनी बैठक कर करा के छुट्टी कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस बार तो आपने गणपूर्ति के भाव में बैठक को कैंसिल कर दिया, पर अगली बार भी नहीं आए तो क्या दोबारा कैंसिल करोगे? क्या नहीं, फिर जितने आते हैं उतने चल जाते हैं। अर्थात 7 दिन में जो दोबारा बैठक होती है उसमें कोई कोरम नहीं चाहिए, कोई गणपूर्ति नहीं चाहिए। यहाँ पे गणपूर्ति की नीड नहीं है, कोई कोरम नहीं चाहिए। यहां तक सारे फैक्ट हो गए। एक ट्रिक बताता हूं तो लगा लेना कि आपको ये बताया एसएमसी के 2 पदाधिकारी बताए हुए हैं भी आपको, एक एसएमसी का अध्यक्ष बताया और एक एसएमसी का सचिव बताया और एक उपाध्यक्ष भी बताया था, सचिव। जो एसएमसी का अध्यक्ष और सचिव होता है वो ही साधारण सभा का अध्यक्ष और सचिव होता है। आई रिपीट,
जो एसएमसी का अध्यक्ष होता है, जो सचिव होता है, वो का वो साधारण सभा का होता है। अब ऐसे अध्यक्ष के मतलब अभिभावक, सचिव और संस्था प्रधान। अब आपको कोई पूछ ले कभी कि बताओ एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है, आपको हो गया अभिभावक, बोलेगा एसएमसी का सचिव कौन होता है, बोले संस्था प्रधान। फिर वो आगे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ जो साधारण सभा होती है, साधारण सभा, उसका अध्यक्ष कौन होता है, आप बता दोगे अभिभावक। उसका सचिव कौन होता है, संस्था प्रधान। उपाध्यक्ष कौन होता है, वही उपाध्यक्ष में भी अभिभावक। चलिए हो गया पूरा। क्या करेगी ये भाई, कार्यकारिणी का तो गठन करेगी। ये कार्यकारिणी कहां से आ गई, दो प्रकार की आपको बताया था ना इसके भाग, एक साधारण सभा, एक कार्यकारिणी। इसका मतलब ये है कि सवाल क्या अब तक परीक्षा में पूछ ले, ये और इसके बाद में अगर मैं ये कहूं कि ये साधारण सभा है, तो फिर आप अपने आप कह दोगे कि इसी साधारण सभा के द्वारा किसका गठन किया जाता है, कार्यकारिणी का। कार्यकारिणी पहले दो आता है, तीन आता है, आप कहोगे दो आता है, ये दो है ऐसा समझ लो संख्या में, और ये संख्या में तीन है, तो इससे इसका गठन किया जाता है। क्या तक कभी पूछ ले तो ये तीर वाला ये बॉक्स याद रहेगा कि इस बॉक्स से इस बॉक्स को निकालना है, समझ में आ गया। ठीक है, जैसे पहले ये बनाना है, बनाना मतलब केला, और ये उसका सेक है, बनाना सेक। इसका मतलब बनाना से बनाना सेक बनेगा। ठीक है, पहले तो सेक नहीं आ जाएगा ना, पहले बनाना होगा, तो बनाना से फिर बनाना सेक बन जाएगा, वो ऐसा ही है, कुछ ऐसा हो गया। अब ये कार्य क्या करेगी, कार्यकारिणी का तो गठन कर देगी, आय व्यय जितना होता है उसकी समीक्षा कर देगी। सचिव क्या करता है, हमेशा याद रखना, चाहे तो सचिव किसी बैठक का हो, चाहे इवन पार्लियामेंट का हो, कुछ भी हो, वो पढ़ाई लिखाई के काम करता है, इसलिए सचिव को सचिव बनाया जाता है। तो सचिव रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, आय व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हिसाब रखेगा, बैठक का एजेंडा, एजेंडे का देखो दो वर्ड होते हैं बैठक से संबंधित, एक होता है एजेंडा और एक होता है मिनट्स। तो एजेंडा का मतलब होता है कि जब भी बैठक शुरू होती है तब, ऐसे तो फिर कोई भी डिस्कशन शुरू हो जाएगा तो किसी मुद्दे पर पहुंच नहीं पाएंगे, तो उसमें कार्यक्रम तय होता है, ये इन मुद्दों पर डिस्कशन करना है अपना। 11 मुद्दे हैं, इन पर बात करेंगे, फिर जब पूरे हो गए फिर कोई जनरल बात कर सकते हो, पर वरना तो कभी बात पूरी हो ही नहीं पाएगी। तो एजेंडा तैयार करने का काम सचिव का है, और जनरली ऐसा होता है कि जब बैठक पूरी हो जाती है तब बैठक में क्या क्या निर्णय हुए उनको लिखना भी तो पड़ता है, याद थोड़ी रहेंगे, उसको मिनट्स बोलते हैं, मिनट्स। इसको कार्यवर्त बोलते हैं, और ये दैनिक प्रोग्राम समझ लो, ये मिनट्स भी सचिव ही तैयार करता है, याद रखना। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो एक आपने पूरा कर लिया, उसका नाम है साधारण सभा। अब पढ़ते हैं कार्यकारिणी की तरफ। कार्यकारिणी देखिए, कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, आराम से याद करना। कार्यकारिणी में जो सदस्यों की संख्या पहले 15 हुआ करती थी, 1 5, तो देखो इसकी सदस्य संख्या फिक्स है, पर मैंने आपको साधारण सभा में कोई सदस्य संख्या फिक्स बताई नहीं, इसका मतलब वहां कोई सदस्य संख्या फिक्स होती नहीं है। इस बॉक्स को याद करो, मान लो ये साधारण सभा में टोटल 200 लोग हैं, अभिभावक सारे मिला के, इनमें से फिर निकलकर कितने लोग आ जाएंगे इधर, 16 लोग हैं। 15 पहले हुआ करते थे, अब इनकी संख्या 16 हो गई। इसका मतलब साधारण सभा बहुत बड़ी है, इसके अंदर छोटी एक होती है जिसको कार्यकारिणी बोला जाता है, याद रहेगा। अब ये जो कार्यकारिणी है इसके सदस्य 15 होते, 15 होते थे। 21 जून अपने भूगोल में, अपनी संस्कृति में, भूगोल में इसलिए क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर उस दिन सीधा चमकता है, और सांस्कृतिक महत्व इसलिए क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और सबसे मजे की बात है कि सबसे लंबा दिन होता है।
तो ये लंबा होगा तो अपने कार्यकारिणी को भी लंबा कर दिया खींच कर 21 जून को। 16 में इसकी सदस्य संख्या 16 कर दी, तो 16 में सदस्य संख्या कितनी होगी 16। अभी तक कहीं महिलाओं का जिक्र नहीं आया, इसमें कह दिया कार्यकारिणी में कि 16 में से लगभग 50% महिलाएं होंगी। 16 का आधा 8 महिलाएं होनी जरूरी है, और इसमें 75% अभिभावक होंगे। अब जिनकी मैथ्स थोड़ी सी इधर उधर है वो सोचेंगे यार ये तो बहुत ज्यादा निकल गया, 75 और 50, ये तो 125 हो गया। 125% होता ही नहीं मैथ में। बहरहाल इसको आप ऐसे समझ लो एक बार कि ये 75% अभिभावक है, तो क्या बच्चों के अभिभावक केवल पुरुष ही होते हैं क्या? आप कहोगे ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, तो महिलाएं भी तो अभिभावक हो सकती है ना इनकी। समझ में आ गया ना? इसलिए मान लो टोटल आप 8 महिलाएं ले रही हैं, उसमें 6 महिलाएं अभिभावक भी है बच्चों की, तो ये क्राइटेरिया अपने आप मीट हो गया, अपने आप मीट हो गया। 50% वाला और 75% वाला याद रखना। अब जब भी पढ़ते हैं तब कार्यकारिणी का जो नाम है वो थोड़ा सा अपने को ऐसा इलीट नाम लगता है, अच्छा नाम लगता है कि इसमें कार्य करने वाले लोग आएंगे, और ये लोग 4 प्रकार के होते हैं। अभिभावक रहेंगे, इसके अलावा 3 अभी याद करवा देते हैं आपको। कार्यकारिणी जो बेसिकली है कार्यकारिणी, इस कार्यकारिणी में जो टोटल मेंबर्स होते हैं, कुल सदस्य संख्या बताओ कितनी है? 15 है या 16 है? 15 पहले थी, 21 जून 2016 वो 16 हो गई। 16 में मैथ्स के 3 ही तो फैक्ट बताए, 16, 50% और 75%। ये अभिभावक होंगे, ये विमेन महिलाएं हो सकती हैं। अब इसमें 4 प्रकार के मेंबर होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। इसमें 4 प्रकार के मेंबर होते हैं। इसमें कार्यकारिणी में अभिभावक को छोड़ नहीं सकते, वो हर में रहेगा। तो अभिभावक तो आंख बंद करके लिख दिया मैंने अभिभावक, और वैसे भी हम फैक्ट में याद रह गए अपने कि अभिभावक तो होंगे ही होंगे 75%। तो इनका तो जिक्र ही क्या, ये तो आ गए अपने आप। अब ये 3 कौन कौन बच्चे हैं? 3 देखो, जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं, संसद पढ़ते हैं, राज्य विधान पढ़ते हैं, तो हम 3 प्रकार के सदस्य पढ़ते हैं। एक वो सदस्य जो मनोनीत होते हैं, एक वो सदस्य जो निर्वाचित होते हैं, एक वो सदस्य जो पदेन होते हैं। बस ये 3 ही आगे। तो पदेन, निर्वाचित, मनोनीत। अब देखो ये हो गया पदेन, ये हो गया निर्वाचित, ये हो गया मनोनीत। क्लियर? देखो अभिभावक, पदेन, निर्वाचित, मनोनीत, कॉमन सेंस लगा लगा के करेंगे इसको। पदेन में द आ रहा है, देखो द, पदेन में द आ रहा है, द का मतलब 2, तो पदेन कितने होते हैं? 2। क्वेश्चन आ जाए कार्यकारिणी में पदेन सदस्य कितने होते हैं? 2। अब बात करते हैं निर्वाचित की। आपने चुनाव देखे होंगे, जब चुनाव होते हैं तो खड़े तो चाहे कितने भी लोग हो जाएं, 50 लोग वोटों में खड़े हो गए। निर्वाचित कितने होते हैं? 1 का ही निर्वाचन होता है वहां से, इसका मतलब निर्वाचित 1 होगा, ये 1 लिख दिया। और जितने पदेन होते हैं उतने मनोनीत होते हैं, तो ये लिया 2। ठीक, देखो अब अगर मैथमेटिकली फिगर की तरफ जाएं तो ये देखिए अभिभावक होंगे 11। 11 में वैसे भी डबल डंडा आ रहा है, और अभिभावक गले में डंडा डाल के अपने रखते ही रखते हैं हमेशा। जब भी पढ़ते थे स्कूल में जाते थे, होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया, अभिभावक 11 हो गए। मनोनीत आपको बताया 2 है, 2 में एक तो कोई शिक्षाविद हो सकता है उस क्षेत्र का, कि कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, कोई प्रोफेसर है, रिटायर्ड प्रोफेसर है वो,
या फिर कोई विद्यार्थी भी हो सकता है स्कूल का मनोनीत में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या मनोनीत सदस्य विद्यार्थी होगा, क्या हाँ हो सकता है। एक मनोनीत अभिभावक भी होता है, 3 हो गए तो 3 कहाँ हो गए, या तो शिक्षाविद, या वो नहीं है तो कोई विद्यार्थी और एक अभिभावक। जब भी निर्वाचन करेंगे तब कोशिश की जाती है कोई मैडम हो, उनको मतलब स्कूल की जो अध्यापिका मैडम है उनको निर्वाचित किया जाए। नहीं है तो फिर ओबीसी बात है, टीचर को होना ही होना है, पर कोशिश की जाती है कि वो अध्यापिका हो, तब ज्यादा ठीक रहता है। पदेन सदस्य कौन कौन होंगे, एक तो उस संस्था का प्रधान होगा और एक वहां का वार्ड पंच होगा। वैसे भी अब वो परीक्षा में इतना कंफ्यूजन होता है, तब मैंने ऐसे याद किया था इसको प दे न, ठीक है। तो पैसे पंचारा है और पैसे ही संस्था प्रधान आ रहा है, ये 2 होंगे। तो पंच और संस्था प्रधान निर्वाचित मैडम को लेकर आएंगे। मनोनीत 2 होंगे, या तो शिक्षाविद या विद्यार्थी हो सकता है, अभिभावक टोटल 11। तो ऐसा कभी परीक्षा में ऐसा पूछ ले बहुत घुमा के कि कार्यकारिणी में टोटल अभिभावक कितने होते हैं बताओ। 12, 11 कैसे होंगे, 11 तो ये हो गए, एक अभिभावक यहाँ भी तो है, तो 11 + 1 अभिभावक होते तो टोटल 12 तो अभिभावक ही हो गए इसमें, अपने आप 75% हो गया ना, ठीक है। अब इसमें ऐसे नहीं है भाई कार्यकाल इसका कि जीवन भर चलता रहेगा, तो कार्यकाल 2 वर्ष, कार्यकारिणी के कार्यकाल 2 वर्ष, सिर्फ 2 का आंकड़ा आ रहा है। या ऐसा हो जाए कि कोई भी सदस्य है इसमें जो ऊपर बताया वो 3 लगातार बैठकों में नहीं आए, कि इस बार नहीं आया, अमावस्या को बैठक होती है प्रत्येक अमावस्या को, इस बार नहीं आया चलेगा, अगली बार नहीं आया चलेगा, अगली बार नहीं आया चलेगा, तो फिर मतलब 3 लगातार में नहीं आया तो उसको हटा दिया जाएगा। वो ऐसा चल सकता है इस बार आ गया, अगली बार कोई काम हो गया कोई बात नहीं, उससे अगली बार आया, उससे अगली बार नहीं आया, पर 3 लगातार में नहीं आए तो ये सवाल आए कि कितनी लगातार बैठकों में अनुपस्थिति पर कोई सदस्य नहीं रहेगा। 3 कानूनी उसको दंड दे दे, जेल में डाल दिया, तो फिर सदस्य कैसे रहेगा। बच्चा वो टीसी लेकर 8वीं पास करके चला गया ऐसा, या भ्रष्टाचार का कोई मामला इस पर लग जाए, कोई पंच साहब है, वार्ड पंच साहब है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जेल में चले गए, तो फिर ऐसा। बैठक, अब वहां देखो, वहां जो बैठक हो रही थी उस बैठक में तो फिक्स नहीं किया उन्होंने कि वे 3-3 महीने से बुला लेंगे, यहाँ तो भाई लिमिटेड मेंबर है 15-16, उन सबको बुला लेंगे। तो प्रत्येक अमावस्या को बैठक होती है, अमावस्या को अंधेरे में बैठक कर लेंगे भाई बैठा के, ताकि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखे बात कर ले। अमावस्या को मान लो अमावस्या को छुट्टी आ गई उस दिन, तो फिर अगले दिन जो वर्किंग डे होता है उसमें बैठक हो जाती है। गणपूर्ति इसमें 1/3 है, उसमें कितनी थी 1/4, इसमें कितनी 1/3। कैसे याद करेंगे, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव EXE CUTIV एग्जीक्यूटिव, ई को उल्टा करते 3 होता है, मैंने इसे याद किया था 1/3। अब वो के वो हो गए जो सचिव संस्था प्रधान SMC के होते हैं, साधारण सभा कहते हैं, वो इसके होते हैं, तो कुछ करना ही नहीं है। अध्यक्ष कौन होगा, वही अभिभावक होगा, 12 में से कोई एक। उपाध्यक्ष भी वही अभिभावक, कोई 12 में से एक। सचिव संस्था प्रधान होगा। क्या क्या करेंगे ये भाई, अध्यक्ष आपको पता है बैठक की अध्यक्षता करता ही है, और जब भी कोई निर्णायक मत बराबर के वोट आ जाए तब वो निर्णायक मत दे देता है। और सचिव तो यही एजेंडा, आय व्यय का रिकॉर्ड आदि निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं। कोई भी विवाद होता है तो CBO इसका समाधान करता है। एक फैक्ट अपने दिमाग में आए उसको हम याद रख सकते हैं, और वो ये फैक्ट है कि यहां मैं अगर लिखूं साधारण सभा, यहां मुझे लिखना कार्यकारिणी, चलो अब इनमें अंतर करके बताते हैं। बताओ साधारण सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कहोगे पता नहीं है। सदस्यों की कुल संख्या का पता नहीं है, पर सदस्य का प्रकार कितना है, तो आप कहोगे 4। ठीक है, याद करो कौन कौन 4। घर से चले अध्यापक, घर से चले तो अभिभावक, स्कूल में आए तो अध्यापक, और 2 बीच में और थे, एक पदाधिकारी संस्था प्रधान।
इसकी बैठक आपको बताया कोई फिक्स नहीं है वैसे, पर हाँ 3 महीने में एक बार करनी पड़ेगी आपको। और इसकी गणपूर्ति और याद रखना, वो 1/4 है। और एक चीज और याद रखना कि जब भी बैठक करेंगे तब इनको सूचना 4 दिन पहले ही देनी पड़ेगी। अब इस पर आ जाओ कार्यकारिणी में। इसके सदस्यों की संख्या फिक्स है, पहले 15 थी अब 16 हो गई। इसमें भी 4 प्रकार के सदस्य थे, इसमें भी 4 प्रकार के सदस्य हैं। कौन कौन? एक होते हैं अभिभावक, एक होते हैं निर्वाचित, एक होते हैं मनोनीत, एक होते हैं पदेन। बैठक इसकी 3 माह में हो रही है और इसकी प्रत्येक अमावस्या को हो रही है। इसमें गणपूर्ति 1/4 है, इसमें गणपूर्ति 1/3 है। इसमें अगर और सदस्य की बात करें तो अभिभावक 11 + 1 हो जाएंगे, निर्वाचित 1 अध्यापिका, मनोनीत 2 और पदेन भी 2 हो गए। इनमें से सवाल आने की पूरी गुंजाइश है। अब ये आपके बेसिक फैक्ट मैंने पूरे करवाए। अब देखो हम चलते हैं अपना एसएमसी के इन गाइडलाइंस पर। देखो ये रहा, एक बार देख लें ताकि आपके दिमाग में कुछ फैक्ट घुस जाए। देखो ये रहा, चाहो तो इसका पीडीएफ में नीचे टेलीग्राम का लिंक है उसको आप ज्वाइन कर लें, वहां ये डलवा दूंगा। पढ़ना तो एक बार पढ़ लेना। समिति का नाम क्या होगा? पहले में इस समिति का नाम खालिस्तान खालिस्तान होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे खाली जगह छोड़कर। कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र उस विद्यालय का नाम आपको बताया कि इसका कार्य क्षेत्र कहाँ होगा, जो विद्यालय का नाम है। विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के निवास स्थान तक होगा। और इस समिति का कार्य क्षेत्र समिति के कार्यालय स्थित विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के निवास स्थानों तक होगा, परंतु विकास कार्य केवल विद्यालय परिसर, विद्यालय से संबंधित खेल मैदान में विद्यालय से संबंधित संपत्तियों को ही किए जाएंगे। भाई याद रखिएगा, इसका जो कार्य क्षेत्र है वो तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, बच्चों के घरों से लेकर विद्यालय तक। पर ऐसा आ जाए परीक्षा में कभी भी कि एसएमसी का विकास कार्य, तो ऐसा थोड़ी किसी बच्चे के घर पे जाके टॉयलेट बाथरूम बनवा देगी ना। केवल विद्यालय की जो 4 दीवारी है इसका परमाइसिस है। इसके अंदर ही कोई स्कूल का कोई यहाँ पे पानी की टंकी बना दी, स्कूल में कोई रूम बना दिया, क्लासरूम बना दिया, लाइब्रेरी लैब बना दी, या फिर कोई खेल का मैदान बना दिया, तो ये सवाल आए तो कंफ्यूजन में नहीं आना है। और ये आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, इतना का आपको मुझे पता ध्यान है कि विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर ही विकास कर सकती है। समिति का उद्देश्य क्या? ये रहे सारे के सारे, ये उद्देश्य पूरे के पूरे हम देख चुके हैं। विद्यालय के कार्यों की मॉनिटरिंग करना, निर्माण कार्य की स्वीकृति देना, एक परिचालन कोष, ये देखिए 2 प्रकार के कोष बताए थे, एक विकास कोष, ये विकास कोष का काम है, ये परिचालन। विद्यालय के लिए एक परिचालन कोष बनाना जिसमें राजकीय सहायता व अन्य सहायता से वेतन, आवश्यकता, परिचालन, मरम्मत आदि किए जाए। विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों के अभिभावक, संरक्षक आदि आदि के साथ में दान, आर्थिक सहायता प्राप्त कर लेना। 26 जनवरी 15 अगस्त को पैसे बुलाते हैं ना कि 2000 रुपये, 1000 रुपये, 100 रुपये, वो विद्यालय भवन का विस्तार करना, विकास करना आदि आदि कार्य करना। परिसंपत्तियों का विद्यालय में जो उपयोग है, मतलब कुल मिला के विद्यालय के अंदर जो डेवलपमेंट के सारे विकास के जो कार्य हैं सारे कार्य करेगी। सदस्यता, इसके सदस्य कौन कौन होंगे? संबंधित विद्यालय में अध्ययन प्रत्येक विद्यार्थी, बालक के माता पिता या संरक्षक। अच्छा, संरक्षक के माता पिता, देखो माता पिता, दादा दादी, ये तो होते हैं अभिभावक। संरक्षक इनके अलावा कोई जैसे चाचा चाची है तो संरक्षक हो गए। संबंधित विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक इसका सदस्य होता है, याद रखना, एसएमसी का, उसी स्कूल के। संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, नगरपालिका अध्यक्ष आपको बता दिए। संबंधित कार्य से निवास करने वाले समस्त जिला परिषद सदस्य नगरपालिका वाले हो ही गए। समिति की कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित मनोनीत सदस्य, ये 4 प्रकार के सदस्य हैं। तो यहाँ 5 कैसे आ गए? ये इन्होंने 2 भागों में इसको ही बांट दिया। देखो इसको मैंने कैसे याद कर, हाँ, धारा 4 में वो 4 प्रकार के सदस्य लिखे हुए हैं। जैसे विद्यार्थी, माता पिता हो गए, फिर अध्यापक हो गए, और ये बीच में देखो 2 फैक्ट आ गए। ये किससे संबंधित आ गए? वो कोई भी पदाधिकारी, कौन कौन? जिला परिषद, नगर निकाय, इन्होंने 2 भागों में बांट दिया।
जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, और नीचे भी उन्होंने लिख दिया कि जिला परिषद सदस्य, नगर पालिका सदस्य आदि। और चौथे में आ गया कार्यकारिणी समिति के जो आपको निर्वाचित मनोनीत सदस्य जो उपरोक्त में शामिल नहीं हुआ आपको बता दिया। तो धारा 4 में 4 प्रकार के सदस्य, धारा 3 में कार्य उद्देश्य, देखो इसको यार कैसे याद करवाया था मैंने, भूल रहा हूं मैं थोड़ा सा। धारा 1, टोटल 30 धाराएं इसमें एसएमसी की। इसमें धारा 1 में बताया था इसका पहला नाम बता तुम्हारा, तो पहला नाम ही होता है, और दूसरे में इसका कार्य क्षेत्र हो गया, ये कार्य कहां पर होगा, कार्य क्षेत्र। तीसरे को 3 ऐसे लिखते उद्देश्य, तो 3 को उद्देश्य लिख दिया कि ये क्यों बनेगा, इसका उद्देश्य क्या है। 4 में 4 प्रकार के सदस्य बता दिए, तो धारा 4 में 4 प्रकार के इसके सदस्य हैं। जो इंपॉर्टेंट धाराएं वो भी आ जाएंगी। उद्देश्य हो गया, क्यों किया जाएगा, सदस्य हो गए। अब 5 में है वो 5 साल, साधारण सभाओं के कार्यकाल 5 साल होते हैं, तो 5 साल में इसकी साधारण सभा की बात है, साधारण सभा, क्योंकि सभाओं का कार्यकाल कितना होता है, 5 होता है, इसलिए ऐसे याद करने के लिए। तो 5 में, 6 में सदस्यों का सभा आ गई, तो 6 में सदस्य आ गए, तो 6 में सदस्य। 7 में सबको चंदा देना पड़ेगा, तो चंदा शुल्क आदि। देखो मेरा सदस्यों का वर्गीकरण, समिति के सभी सदस्य साधारण सदस्य होंगे, पता लग गया। सदस्य द्वारा चंदा व शुल्क, साधारण सभा के सदस्य द्वारा कोई शुल्क व चंदा प्रारंभ में अनिवार्य नहीं होगा, ये लाइन आ सकती है। ऐसा नहीं कोई भाई सरकारी स्कूल में तो उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे ना, तो बहुत गरीब है, तो आपने कहा कि कोई भी साधारण सभा का सदस्य बनेगा उसको 100 रुपये चंदे के रूप में देने नहीं देने, शुल्क नहीं लगता इसका। सदस्य अगर आपने बच्चे का एडमिशन करवाया तो आप सदस्य बन गए। सदस्य स्वेच्छा से चंदा दे सकता है। समिति की साधारण सभा 2/3 बहुमत से वार्षिक सदस्य शुल्क तय कर सकती है। ये अच्छा सवाल है भाई। आप प्रारंभिक में अगर इस समिति के सदस्य बनते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगते, आपका बच्चा वहां पढ़ रहा है, ओबीसी बात है कि आप सदस्य बन गए। फिर वो कहेंगे कि यार ऐसे तो फिर काम नहीं चलेगा, तो जितने टोटल मेंबर होते हैं, जैसे मान लो इसमें 100 सदस्य हो गए टोटल अभी भाग मिला के, तो 2/3 66% सदस्य तय करते हैं कि भाई एक वार्षिक सदस्य शुल्क तय कर लेंगे कि हर अभिभावक है वो 101 रुपया, 100 रुपये, 500 रुपये वार्षिक शुल्क जमा करवा देंगे, ताकि हमारा विकास ठीक तरीके से चलता रहे। इसका मतलब ये जो 7 वाला चंदा शुल्क, वैसे सदस्य बनने के लिए नो शुल्क नो चंदा, कोई शुल्क नहीं लगता है, पर ये अगर खुद से तय करे तो 2/3 जो सदस्य हैं इस साधारण सभा के, वो मिलकर और वार्षिक सदस्य शुल्क तय कर सकते हैं। ये तय हो सकता है। चलिए 8 में मैंने तो उसको ऐसे याद किया था 0 8 ऐसे तो लिखते 0 में, तो सदस्य की समाप्ति कैसे हो सकती है, तो या तो मृत्यु हो जाए, या पद त्याग दे दे, या निर्वाचित जो सदस्य वो निर्वाचित ही नहीं रहे, या विद्यालय छोड़ दे बच्चा तब, या कोई पदेन सदस्य नहीं रहे, सारी बात अपनी आ गई। तो 8 में 00 लगा दिया हमने ऐसे याद करने के लिए। 8 में 00 सदस्य समाप्ति। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट। नो में आ जाओ। नो अधिकार दिए गए, साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य। नो अधिकार कर्तव्य। तो विद्यालय के परिचालन वे मद से आय व्यय के अंतर होने पर, वही आय व्यय का लेखा जोखा। विद्यालय के विकास हेतु विकास राशि इकट्ठा करने पर विचार विमर्श की कितना डेवलपमेंट अमाउंट इकट्ठा किया जाएगा। कार्यकारिणी समिति द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा करना। तीनों काम आपको बता रखे। नो कार्य, नो में 9 प्रकार के कार्य हैं, तो नो कार्य। सारी धाराएं भी आपको साथ साथ में याद हो जाएंगी।
हालांकि ये कोई धाराओं से सवाल नहीं पूछता है वैसे, पर कॉन्फिडेंस कितना आता सोच के देखिए। जब आपने पहले वैसे कर लिया, अब धाराओं के साथ कर लिया, ओरिजिनल आपने सारे तथ्य कर लिए, एक्ट के साथ में कर लिया। 10 में 10 बहाने, बैठक बनाएंगे तो बहाने नहीं चलेंगे, 10 बहाने करके बैठकों में नहीं आएंगे। तो साधारण सभा की बैठ के देखो, ये जो सारे फैक्ट बताए वो इधर से ही बताया आपको। देखिए ऐसे साधारण सभा की वर्ष में प्रत्येक जुलाई से मार्च तक 3 बैठक, अर्थात वही 3 माह वाले बात आ गई, 3 माह में 1 बैठक अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसकी सचिव द्वारा बैठक बुलाई भी जा सकती है। साधारण सभा की बैठक का कोरम कम से कम साधारण सदस्यों की कुल संख्या का 25% आपको बता दिया, 1/4। बैठक की सूचना 4 दिन पहले, ये भी हमने बात कर ली, और आवश्यकता होगी तो 2 दिन पहले, ये भी बात कर ली। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक पुनः 7 दिन पश्चात, ये भी बात कर ली, उसी निर्धारित स्थान व समय पर आयोजित की जाएगी। और अब कोई कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, आपको याद करवा दिया कि ड्रे रेल हो गए। इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 में 10 बहाने, अर्थात 10 में इसकी बैठक, बहाने नहीं बनाने, बैठक में आना पड़ेगा। और बैठक में कैसे याद करवाया, साधारण सभा वाले हर 3-3 महीने में सर्दी गर्मी बरसात सब में आ जाएंगे। ये इधर तक साधारण सभा इन्होंने पूरी करवा दी। ये यहां तक साधारण सभा पूरी होगी। अब आते हैं हम किसकी तरफ, कार्यकारिणी की तरफ। तो कार्यकारिणी में आ जाओ। कार्यकारिणी समिति 11 में एक एक डंडा कार्यकारिणी, तो ये 11 में कार्यकारिणी है, तो 10 तक तो साधारण ही चलेगी, 11 में कार्यकारिणी आ गई, शुभ की संख्या में कार्यकारिणी। कार्यकारिणी का बता दिया, एक डब्बे से दूसरा डब्बा निकलकर चला जाएगा ये सदस्य। अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, सदस्य टोटल 11 बता दिए, एक अभिभावक और हो जाएगा, टोटल 12 सदस्य। डिवीजन आपको बता दिया सारे के सारे। 4 प्रकार के सदस्यों का डिवीजन करके हमने बात कर ली है। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का गठन कैसे होगा, ये हमने बात कर ली। तो 12 में इसके गठन की वापस बात आई। चुनाव, तो कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव, तो 10, 11, 12, 13 अभी तक तीनों में कार्यकारिणी है चुनाव। 14 में इसके अधिकार करते हुए आगे कि अध्यक्ष के क्या कार्य है, उपाध्यक्ष के क्या कार्य है, सचिव के क्या कार्य है, हमने बात करी है। बैठकों की अध्यक्षता करना, निर्णायक मत आ जाए तब उस टाइम में निर्णायक मत देना, जब फोटो की सेम हो गए तो वैसा। कार्यकारिणी का कार्यकाल, कार्यकाल वही 1-5 कार्यकाल आ गया, आपको बता रखा है वो 2 वर्ष का कार्यकाल हो गया। बैठक, वहां पे 10 बहाने करके बैठक नहीं बुला रहे थे, यहाँ पे 17 पर खतरा है तो बैठक बुला लेंगे। बैठक वही 30 दिन की बात बता दी, वही अमावस्या वाली बात। वही बात यहाँ पे है क्या, कि कम से कम 4 दिन पहले इनकी सूचना दे देंगे, वो थी सूचना वाली बात, और अत्यावश्यक में 2 दिन पहले सूचना। कोरम कितना है, वहां पे कोरम कितना था 1/4, यहाँ पे कोरम है 1/3, तुलना करके बताई थी, छोड़ सकते हैं। एजेंडों पर वोटिंग की विधि कैसी है भाई, वोट कैसे डाले जाएंगे, हाथ खड़ा कर देंगे, किसी अन्य विधि से चुनाव वोटिंग करा सकते हैं। वैसे भाई विद्यालय में एक होल बनाना है, हाथ खड़े करो, खड़े कर देंगे, या कोई अन्य विधि भी अपना सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। 22 में डबल वोट एक साथ आ जाए तब निर्णयों का संधारण कैसे किया जाएगा, सदस्यों तक समाप्ति कैसे होगी, वो सेम होगी जैसे ऊपर हमने बात कर ली। रिक्त पदों को भर दिया, अब 23 में समाप्त हो गया, 24 में रिक्त पद भर लेंगे। 25 में 25 रुपए का कोष है, तो समिति का कोष, एक तो विकास कोष की बात हमने पहले ही देख ली, इसका मतलब इसमें जो पैसे आएंगे विकास कोष में, वो कैसे आएंगे, सरकार देगी, राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनमें जो पैसा आएगा। और एक परिचालन कोष है, इसमें वही चंदा वगैरह आ जाएगा सारा का सारा। तो 2 प्रकार के कोष आपको बता दिए, 25 रुपए का कोष 2 प्रकार के, तो 25 में कोष, ये हमें याद करना पड़ेगा, 25 कोष। 17 में बैठक, कुछ धाराएं काम की हैं इनको देख लेते हैं। 26 में लाभ पर प्रतिबंध, नहीं कोई जरूरत नहीं है। कार्यालय पत्र व्यवहार संविदा, सताएंगे पत्र भेज कर। 28 में समिति के गठन संबंधी दिशा निर्देश में अगर परिवर्तन करना है तो राज्य सरकार परिवर्तन कर सकती है इसमें, कि समिति का कैसे गठन किया जाएगा, कैसे क्या। समिति का विघटन,
और लेखा जोखा को रखना, टोटली याद नहीं करनी है। RT की याद कर ले तो ही बहुत आपको। ये तो मैंने ऐसे कि आपको एक बार फैक्ट के रूप में एक बार सारी दिख जाए तब आपकी कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब कुछ नहीं छुटा है। छुटा तो केवल एक चीज़, वो है इसके कम से कम 100 क्वेश्चन। वो मैं आपको जब हम कभी दोबारा से एक बार पूरे 10 के 10 टॉपिक की एक बार कम से कम 1000 सवाल मैं करवाऊंगा, तब उसमें मैं करवा दूँगा। इसके अलावा कोई भी सवाल आए तो आप पक्का करके आएंगे। अगर वो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा पूछ लिया तो कोई नहीं करके आएगा, उसकी चिंता नहीं है। इससे ज़्यादा शायद आपको आपकी बुक में भी नहीं मिलेगा। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो नया टॉपिक इसी में देख लेते हैं, ये वाला हो गया। अब हम चलते हैं NEP की तरफ। NEP बहुत आराम से इसको हम याद करते चलेंगे। NEP के जितने सारे फैक्ट्स हैं हम सारे के सारे कवर करने का प्रयास करेंगे, आपके याद भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब अगर आपका कोई सवाल है बैच का कहाँ पे मिलेगा, देखो इसी को अगर आपका पॉकेट आपको अलाउ करता है कि आप ले सकते हैं, तब इनको और धीरे धीरे चीज़ों को करवाया है बैच में। इसके लिए आप शायद मैं आपको एक बार दिखा दूं। ये है बैच। नोट्स तो आपको इसके सारे के सारे या तो आप ऐप में जाओगे तब ई बुक के रूप में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो भी नोट्स हैं आपको टाइप किए हुए सारे के सारे अच्छे फॉर्मेट के साथ में वो ई बुक मिल जाएगी। या आप इनमें इसमें अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो देखो बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी मजबूरियाँ होती है, हो सकता है नहीं भी पैसे उनके पास में। 399 का है, इसमें ये पूरा मैनेजमेंट को वापस धीरे धीरे एक क्लास के हिसाब से याद करवाया है। इसको लेने के लिए आप, हाँ इसमें पूरा ही शैक्षिक परिदृश्य लेने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाएंगे जहाँ से ऐप डाउनलोड होता है और वहाँ पे लिखेंगे इंडियन एजुकेटर। इस पर जाएंगे तब आपको कोर्स मिल जाएगा। ये वाले नंबर हैं, नंबर पर कोशिश करना कम करने की बात बता ही दिया। ये बैच है और अब हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, सवाल क्यों नहीं लेते हैं पढ़ाते टाइम? इसलिए नहीं लेते हैं, लाइव कितने सारे बच्चे देखते हैं, पर ये क्लास तो 50,000 बच्चे देखेंगे। वो क्लास जब पूरी हो जाती है लाइव में तो मुझे बात करने में आपके जवाब देने में बहुत मज़ा आता है, सुनने वालों को मज़ा आता है, पर सोच के देखिए कि ये 6-8 घंटे पूरी होने के बाद जब बच्चे देखते हैं वो कितना इरिटेट होते होंगे, क्योंकि उनको आपके सवालों में और मेरे जवाबों में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। जो सीरियसली पढ़ना चाह रहा है, जैसे हम यहाँ पे NEP पढ़ रहे हैं 2020, आप सवाल पूछते हो मूल अधिकार का, तो उससे क्या तालमेल ही नहीं बैठेगा ना। और जब मूल अधिकार पढ़ाने लग गए तब आप सवाल पूछेंगे वृद्धि संधि का, और जब वृद्धि संधि पढ़ा रहा हो तब सवाल पूछेंगे आप आर्टिकल का, तब ये तालमेल नहीं बैठता है। लाइव इसलिए कर देते हैं क्लास को कि ठीक है एक साथ रिदम के साथ में बच्चे क्लास देख ले। लाइव इसलिए नहीं करते हैं कि मैं कमेंट लूँ आपके, और मैं तो इनको देखता भी नहीं है जो आप कमेंट करते हैं कि क्या आप कमेंट कर रहे हैं। वो इसलिए कि आप अपना एक शेड्यूल टारगेट बना ले कि कल मुझे 8 घंटे लाइव में एक साथ क्लास देख के पूरा कर लेना ताकि मेरे याद हो जाए। बाकी और आप मेरे से इस मामले में थोड़ी कम ही उम्मीद करें। मैं थोड़ा सा इसमें एक्सपर्ट भी कम हूँ, मैं साथ में कमेंट भी पढ़ दूँ, टॉपिक पे भी आ जाऊँ, याद भी करवा दूँ, ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए मैं हमेशा इसको बंद करके रखता हूँ, ऐसा करके आराम से चीज़ें पढ़ें शांति से, क्योंकि चैलेंज ये भी तो है कि आपको मुझे याद भी करवाना है। पढ़ाना होता तो मैं बाँच देता, इधर कमेंट पढ़ रहा हूँ इधर बाँच रहा हूँ, नहीं, ऐसा कोई फैक्ट नहीं बोल दूँ जो आपके याद नहीं हुए। एक लाइन की बात कर रहा हूँ, ये 2020 भी आपको याद होना जरूरी है, आगे सारे फैक्टर से तब नहीं पढ़ता हूँ। बाकी लास्ट में कर लेंगे आधे घंटे बाद जब आपका क्लास पूरी हो जाएगी, तब वो सीरियस बच्चे होते हैं उस टाइम बंद कर देंगे, भाई हमारे कोई सवाल है ही नहीं। सवाल होगा क्या,
इस टॉपिक से संबंधित सारे सवाल पूछने, वो याद हो जाएंगे पढ़ने के बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं। जितने टॉपिक अभी तक पढ़े एक भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आ रहा हो। NEP 2020 देखो, ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई। स्कूल कॉलेज एजुकेशन, इस सिस्टम में एक बड़ा बदलाव है, बहुत जबरदस्त चेंज किया इसमें। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम पढ़ेंगे कि इसमें नया क्या लेके आए। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा था, पहले का जो सिस्टम चल रहा है अपना, उसमें बहुत ड्रास्टिक बदलाव किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और ये हमें जानना जरूरी भी होता है। आप किसी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती किस लिए नहीं हो, इसलिए जानना जरूरी होता है क्योंकि जो NEP है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये एक बड़ा बदलाव है एजुकेशन सिस्टम में। ऐसा बदलाव पहली बार लाने का प्रयास वही अपने रिवोल्यूशनरी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने किया 68 में। 68 में अड़ गए थे, नया बदलाव लाएंगे। फिर उन्हीं के सुपुत्र श्री राजीव गांधी ने इसका 68 का उल्टा करके 86 में नया बदलाव लेकर आए। 1992 में इसको वापस से संशोधित भी किया इसी को, और फिर अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2020 में एक वापस रिवॉल्यूशनरी स्टेप की तरफ आगे बढ़े। स्वतंत्रता के बाद में तीसरी पॉलिसी है। 21वीं सदी का जो भारत आप देख रहे हैं उसकी पहली पॉलिसी है, क्योंकि सन 2000 के बाद में अभी तक पहली आई, इसलिए 21वीं सदी की पहली, आजादी के बाद में तीसरी पॉलिसी है, ये लिखा हुआ है। ये कुछ फैक्ट हम देखते हैं। देखो इसको कैसे हम पढ़ेंगे NEP 2020 को। सबसे पहले हम देखने वाले सारे फैक्ट्स, तथ्य। इसके 5 पिलर है, 5 स्तंभ है। पिलर जब भी बनाते, पिलर ऐसे बनाते हैं, 1 पिलर, 2 पिलर, 3, 4, ये 5 पिलर है। वैसे भी याद करना, P5, P5 से P याद कर लो, तो पिलर कितने, 5 है। 4 भाग है इसके, 27 इसके अध्याय हैं, सारे याद हो जाएंगे अपने। इसके लक्ष्य देखेंगे, इसकी संरचना देखेंगे। अभी तक हमने क्या क्या देखा फैक्ट के रूप में। NEP 2020 क्या क्या देख सकते हैं। हमने देखा कि ये थर्ड है आजादी के बाद, तो 21वीं सदी की फर्स्ट है। 3 कब आई हमने देख लिया, 1968 में। उल्टा करते हैं, 68 बनता, 68 का उल्टा 86 बनता है, और 86 का बाद में 2020। पिलर कितने, P से 5, तो 5 पिलर है। भाग कितने हैं, शिक्षा से चारों दिशाओं में विकास होता है, तो 4। अध्याय कितने हैं, 27। फिर SDG गोल एक और आएगा, SDG भी चारों दिशाओं में विकास करेगा, तो SDG गोल 4थे नंबर का है। आगे बढ़ते, ये हो गया। आगे जो फैक्ट देखो आराम से, ये कोई काम का नहीं कि 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने घोषणा करी थी, 15 में, चूंकि 2014 में अपने PM ने पहली बार शपथ ली। अगले साल 15 में बहुत सारी घोषणाएं, उसमें एक घोषणा ये भी थी कि नया एजुकेशन सिस्टम हम लेकर आएंगे। 2016 में इसके अध्यक्ष बनाए गए TSR सुब्रमण्यम को, उस टाइम कैबिनेट सेक्रेटरी थे, कुछ खास काम नहीं हुआ। 17 में कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, जिनका नाम है के कस्तूरी रंगन, ये इसरो के चीफ रहे हुए हैं, पद्म भूषण से सम्मानित है। इनको इसका अध्यक्ष बनाया। वो जो कमेटी बना रहे हैं कि भाई एजुकेशन में क्या क्या बदलाव करेंगे, तो के कस्तूरी रंगन याद रखेंगे, के फॉर के और कस्तूरी रंगन। और बात थी दोनों साथ 20 की, दोनों साथ 20 की, मतलब दोनों साथ 20 की तो पॉलिसी है ही, और 2 और 9 -7। बुधवार का दिन था, जुलाई का महीना था। बुधवार को वैसे भी बुद्ध महात्मा, बुद्ध से याद कर लो, बुधवार से बुधवार याद कर लो। इस दिन नई शिक्षा नीति जारी की गई। जारी करते ही 2 नए परिवर्तन हो गए। मतलब पहला तो ये कि भाई
हम जो MHRD है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम हम अब करेंगे शिक्षा मंत्रालय। और दूसरा, नई पॉलिसी आई गई कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है अपना, उसमें बदलाव करके हम एक नया ढांचा तैयार करने वाले हैं। ठीक, डेट क्या काम की अभी तक? पहली बार कब आई? 68 में, दूसरी बार 86 में, तीसरी याद हो ही गई। पहली बार कौन थे? इंदिरा जी, फिर राजीव जी और अब मोदी जी। डेट पूछे तो एक तो अध्यक्ष पूछे तो कस्तूरी रंगन, और इसके सचिव भी पूछ सकता है। रेणु स्वरूप है सचिव, बहुत स्वरूप है इसलिए रेणु को बना दिया, तो रेणु स्वरूप इसके सेक्रेटरी सचिव है। ये डेट पूछे तो आपको याद होगी 29/7/20। ये भी अब चूंकि आंकड़ों से खेलने का शौक है हम लोगों को सबको, इसलिए 34 वर्ष जो पुरानी शिक्षा नीति थी, 86 से 34 वर्ष हो गए, उसको बदल दिया अब, और न्यू शिक्षा नीति आई गई। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। सदस्य आपको बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं, बस सचिव याद रखे तो ठीक है। श्रीमती रेणु स्वरूप, रेणु बहुत स्वरूप है इसलिए रेणु को सचिव बना दिया शिक्षा का। अभी तक के फैक्ट में कोई दिक्कत नहीं। 29/7/20, पहली बार 68 अड़ गए इंदिरा जी, 68 का उल्टा 86 राजीव, 2020 मोदी जी, MHRD का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया। 5 स्तंभ देखो, ये 5 पिलर है, यहां से परीक्षा में सवाल आ सकता है। 5 पिलर। पहला है एक्सेस, दूसरा इक्विलिटी, तीसरा क्वालिटी, तीसरा अफोर्डेबिलिटी, चौथा अकाउंटेबिलिटी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यहीं से आपको पूछ लेगा वो सवाल कि ये 5 जो पिलर है इसमें इनका नाम क्या है। ठीक है, तो देखो ऐसे याद करो, एजुकेशन ए से शुरुआत होती है अपनी शिक्षा में, तो ए, फिर वापस ए लिख दो, फिर वापस लिख दो, फिर क्या कह रहे, ये क्यों लिख दिया तुमने, ई क्यों लिख दिया ऐसा, तो ई क्यू, तो ए ए ए ई क्यू, ए फोर से सब तक पहुंच होएगी। यहाँ पे इक्वेलिटी लिखा हो बहुत जगह पर, असल में वो इक्विटी शब्द आए तब ज्यादा ठीक रहता है। जब हम आर्टिकल 14 पढ़ते हैं संविधान का तब पढ़ाते हैं इक्वेलिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है। बहरहाल इक्विलिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी याद करना पड़ेगा। एक्सेस ये तो पता ही आपको, हम जब भी कोई डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन में तो अपने से वो कुछ मांगता है कि आपको एक्सेस दे दिया जाएगा, तो एक्सेस तो होता ही है। फिर इक्वलिटी, सबको इक्वल कर देंगे एजुकेशन में। क्वालिटी देंगे, अफोर्डेबिलिटी, अब किसी को फोड़ेंगे नहीं, मतलब अफोर्डेबिलिटी हो जाएगी, शिक्षा अफोर्डेबल होनी चाहिए, सब वहन कर सके, और सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सबको अकाउंट का ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे 500 शब्द। 5 इसके पिलर है। एक्सेस हो गया, पहुंच हो गई, जब पहुंचे तब अब कैसे याद करें यार। सबसे पहले पहुंच, कहाँ पहुंच, तुम स्कूल में पहुंच, तो पहुंच हो गया, सबके साथ पहुंच, हाँ समानता की बात है। तो आप बच्चा कहेगा स्कूल जाते पैसे लगेंगे, तो नहीं नहीं, अफोर्डेबल है सब कुछ, वहनीय है, अफोर्डेबल। पढ़ाएंगे कैसा, बहुत क्वालिटी से पढ़ाते हैं वो, कोई डाटा भी तैयार करके, हाँ अकाउंट तैयार करके रखते हैं आपका, अकाउंटेबिलिटी। अब ऐसे याद कर लो यार। मुझे पता है कि आप में से वो बच्चे भी देखते हैं क्लास में, उनको सही में बिल्कुल भी नहीं पता है, इसलिए उनके लिए भी कारगर होनी चाहिए। जिनको आ रहा है उनको सिखाएं तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सीखे हुए बैठे हैं। जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा वो सीख जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो सबसे पहले आपकी स्कूल में पहुंच तुम औरों के साथ, मतलब समानता, वहाँ सब अफोर्डेबिलिटी की क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, तुम्हारा अकाउंट भी तैयार करके रखेंगे, ऐसे याद करना। अच्छा, लक्ष्य क्या है इसके, अभी पता लग जाएगा। देखो लक्ष्य में लिखा हुआ SDG 4, सभी के लिए गुणवत्ता समावेशी शिक्षा। अपना जो SDG टारगेट हमने रखा हुआ है, SDG गोल जो हमने तय किए गए, वहां पे रखा हुआ है कि सबको SDG 4, ये टोटल 16-17 गोल्स हैं, उसमें लिखा हुआ है ना भाई, एक में क्या होगा, 2 में, ऐसे SDG 4 में कहा गया कि चारों दिशाओं में शिक्षा बढ़नी चाहिए। तो SDG 4 है वो गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा की बात करता है 2030 तक।
साथ ही इस पॉलिसी में यह रखा गया कि ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से लेकर मतलब स्कूल से पहले से लगाकर और माध्यमिक शिक्षा तक का, माध्यमिक शिक्षा जो उच्चतम शिक्षा, उच्च शिक्षा, उसका सार्वभौमिकरण करना, समझ लो कि पहली से लेकर कॉलेज तक सबके लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। 2030 तक जो प्री स्कूल है उनमें 100% और 2035 तक जो उच्च शिक्षा उसमें 50% GER अवेलेबल करना। नहीं याद मुझे पता, मैं इसको बताता हूँ कैसे याद करना। इसके लक्ष्य क्या है, आपको पूछ ले कि NEP 2020 के लक्ष्य बताओ, तो पहला लक्ष्य तो है कि शिक्षा देंगे हम, मैं इसको देसी तरीके से लिखता हूं फिर इसको टेक्निकल वर्ड्स में डिवाइड कर लेंगे। शिक्षा देंगे, ठीक है, कहां से कहां तक देंगे हम, कौन कौन से बच्चों को पढ़ाएंगे, तो कहां से कहां तक, तीसरा नामांकन का क्या करेंगे, नामांकन, ये तीन चीजें हैं। भाई स्कूल में किसी बच्चे को सबसे पहले उसका नामांकन करेंगे, उसको शिक्षा देंगे, कहां से कहां तक देंगे, तो कहां से कहां तक में तो आपको समझ में आ गया। थोड़ा पहली क्लास से कॉलेज तक बोलना थोड़ा अजीब लगता है, इसका एक अच्छा वर्ड है जो हम पढ़ते भी हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है वहां से लेकर और कॉलेज तक मतलब उच्च शिक्षा दे देंगे, ये तो फैक्ट याद हो गया। कॉलेज वाले बच्चों का भी ध्यान देंगे, 8वीं वाले बच्चों का भी, 5वीं वाले बच्चों का भी, पहली से 5वीं वालों का और उससे पहले आंगनबाड़ी वालों का भी ध्यान देंगे, और शिक्षा को सब तक पहुंचा देंगे, मतलब शिक्षा का हम सार्वभौमिकरण करेंगे, ये फैक्ट याद हो गया। कब तक, बहुत जल्दी। कब की पॉलिसी है, 20 की है। बस एक चीज इस पॉलिसी में और याद रखना, 2020 की नीति, इसमें जो लगभग टारगेट है वो 2030 के है। बस दो ही फैक्ट ऐसे आएंगे जिसमें एक बार 2025 आएगा वो बताऊंगा कहां तक, और एक बार 2035 आएगा वो बताऊंगा कहां तक। बस आई रिपीट, 2020 की नीति है NEP 2020 देखते हैं, इसमें जो टारगेट रखा गया सीधा सीधा 10 साल का रखा 2030 तक। बस दो ऐसी डेट आएंगी जिसमें एक टारगेट 2025 का लिया हमने, आएगा तब बताऊंगा भाग 2 में, और एक 2035 तक का, ये कब आएगा ये भी आपको बताऊंगा। तो हम ये एजुकेशन का जो प्रावधान कर रहे हैं वो 2030 तक के लिए करेंगे, 2030 में शिक्षा प्रोवाइड करवाएंगे। तुक्का भी मारना, 30 का मार के आना। अच्छा, नामांकन, नामांकन का मतलब है हम पढ़ाएंगे किसको, स्कूल में कोई आएगा तब पढ़ाएंगे ना, तो हम पढ़ाएंगे किसको, हम उनको पढ़ाएंगे जो स्कूल में आएंगे, स्कूल में लाने का काम भी हमारा है, उसको बोलते हैं नामांकन करना। और थोड़ा अच्छा शब्द इसके लिए होता है सकल का मतलब पूरा, नामांकन का नामांकन, और अनुपात निकाल लेते हैं इसका, अनुपात, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं GER, गेर नहीं है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात। इसको लेकर सवाल क्या पता पूछा जाए, ये कह रहे हैं, देखो ये आ गया ना, मैंने कहा था एक 2035 आएगा, एक 2025 वो थोड़ी देर बाद में आएगा, 2030 तक ये कह रहे हैं कि जो स्कूलिंग है उसमें 100% कर देंगे हम नामांकन। तो GER को 2 भागों में बांट कर देखेंगे हम, आपको स्ट्रेस लेना नहीं है, हम आराम से देख लेंगे, कहीं भागना नहीं है, भाग के कर भी क्या लेंगे। आप जो क्लास देख रहे हैं 30-35 साल आपकी उम्र हो ही गई होगी, किसी की 25 से ऊपर ही हुई होगी, 30-35 मेरी हो गई, भाग के कुछ खास किया नहीं, तो शांति से बैठ के सुन ही लेते, फायदा हो जाएगा, ताकि दोबारा इस पर टाइम ही नहीं देना पड़े कभी। ये सकल नामांकन अनुपात, अब इनके लिए संकट ये है,
छोटे बच्चों को तो डरा धमका के स्कूल में ले भी आए, बड़े वाले कॉलेज वाले तो आएंगे नहीं, तो क्या करें। तो इन्होंने कहा कि हम नामांकन को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक छोटे बच्चों का स्कूल वाला नामांकन का हम टारगेट लेते हैं कि हम 100% कर देंगे 2030 तक, 30 के। और जो उच्च शिक्षा इसका जो नामांकन का हम टारगेट ले रहे हैं 2035 तक हम 50% तक ले आएंगे। नहीं याद रहता तो 1% पे आपके फर्क नहीं पड़ना है, बस इतना याद रख लो। इसमें जो GER का टारगेट रखा गया है वो 2030 तक जो स्कूलिंग वाला होती है 100% का, और उच्च शिक्षा वाला 50% ही ला पाएंगे, ऐसा करके 2035 तक। ये लक्ष्य हो गए। अच्छा, आधारभूत सिद्धांत क्या है इसके, इस पॉलिसी के, फिर इसको मैं वापस से, आपने वो क्लास भी देखी जिसमें 1 पेज में पूरी पढ़ाई थी 11-12 मिनट में, वही वापस उसी तरीके से एक बार और याद करवा देता हूँ आपको। इसके सिद्धांत क्या है इस नीति के, देखो स्कूल स्तर पर संकाय वर्ग समाप्त, स्कूली लेवल पर ये आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, ये साइंस का है, नहीं कुछ नहीं। आपने फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स साथ में आप म्यूजिक ले सकते हो, म्यूजिक साथ में आप पेंटिंग ले सकते हो, वो आप पर चॉइस है। कोई बहुत हार्डली डिवीजन नहीं है किसका, संकाय का। रचनात्मक और तार्किक चिंतन, रट्टाफिकेशन की बजाय क्रिएटिविटी, मेंटल एबिलिटी, रेशनल थिंकिंग, इन पर ध्यान दिया जाएगा। बहुविषयकता व समग्र शिक्षा, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, बहुत सारे विषयों को एक साथ करके शिक्षा दी जाएगी। अवधारणात्मक अधिगम, कंसेप्चुअल लर्निंग, इसका सीधा सा मतलब ये है कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाया जाएगा, न कि फैक्ट रट्टाफिकेशन। कौशल, बच्चों में कौशल तो डेवलप हो, ग्रेजुएशन कर लिया पता लगा कुछ आता ही नहीं है तो कम से कम एक चीज़ तो उसको सिखा दी जाए। 5th तक मातृभाषा में या स्थानीय जो उसकी मदर टंग है, एक रिसर्च में ऐसा देखा गया कि बच्चों को अगर उनकी मातृभाषा में एजुकेशन दी जाए, उनके मदर टंग में पढ़ाया जाए, तो वो कंपेरेटिवली ज़्यादा सीखते हैं। मसलन इसको 8वीं तक भी बढ़ाने का प्रयास कर देंगे। फिर अभी 5th क्लास तक उनको सवाल है कि कौन सी भाषा में शिक्षा, स्थानीय भाषा में कौन सी क्लास तक, 5th तक, और बढ़ाने का प्रयास क्लास 8 तक इसको किया गया है, कर देंगे आगे। ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी एंड टेक्नोलॉजी, इन सब पर ध्यान दिया जाएगा। प्रगति की सतत समीक्षा होगी, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। सीखने, सिखाने आदि के में लचीलापन, हम अगर स्कूल में पढ़ते थे तो आपने देखा होगा कि हमें केवल कूट कूट के याद करवाते थे, एकमात्र मेथड था। अब तो बहुत सारे मेथड आ गए, हम ABL कक्ष के बारे में पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों की, कुछ बच्चों में अलग अलग, जैसे मान लो आप संगीत बहुत अच्छा करते हैं, मैथ्स आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता, आपकी कुटाई रोज स्कूल में हो रही है, तो रो रो के गला फाड़ के वो और खराब कर लिया कि आप संगीत के लायक भी नहीं रहे। समझ में आ गया ना। किसी का पेंटिंग में बहुत अच्छा, किसी का इंटरेस्ट है, आपको जबरदस्ती फिजिक्स पढ़ा रहे, डंडे मार रहे हैं हाथों पर, वैसे अंगुलियां तोड़ दी, पेंटिंग बनाने के लायक भी नहीं रहे। तो इन्होंने कहा कि हर एक बच्चे की एक यूनिक क्वालिटी होती है, हमें उस क्वालिटी को पहचानना है और उसके बाद उस दिशा में कार्य करना है। इसके लिए सरकार ने कुछ कई सारे प्रोग्राम, इसको हम देखने की भी जरूरत है नहीं, वो मैंने लिख दिया। ये सार्थक, सार्थक क्या है, कभी परीक्षा में से पूछ ले सार्थक। ये NEP 2020 क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश है, जो डायरेक्शन जारी की गई शिक्षा मंत्रालय ने, उनको सार्थक नाम दिया गया। स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, सार्थक। साथ में इसी पॉलिसी में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना, मतलब स्थापना तो किसका, नाम बदल दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, हमने फैक्ट देखा 4 का, 4 के 2 फैक्ट देख लिए, फैक्ट देख लिया 5 का, और अब फैक्ट देखेंगे 6 का इसी पॉलिसी में। इसको फिर समराइज भी कर लेंगे। 4 में था 2 SDG गोल 4, और इस NEP जो है इसके टोटल भाग भी कितने हैं, 4 हो गया। तो ये 2 फैक्ट तो 4 के देख लिए। अब आते हैं 5 पर। 5 में इसके बताए पिलर, स्तंभ। पिलर कौन कौन से थे, ए से शुरुआत करना, ए ए ए, अरे अरे ई, ये क्यों लिख दिया तुमने। 6 में देखिए क्या है, इन्होंने कहा कि GDP जो है उसका जो खर्च करना अपने को,
उसका 6% शिक्षा पर खर्च करना है। 6 और शिक्षा, तो जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करना इसी पॉलिसी में प्रावधान किया गया। ये फैक्ट भी आपको याद हो गया होगा सर। नवीन पैटर्न चलेगा, वही अभी जो पैटर्न चल रहा है वो कैसा चल रहा है, अभी पैटर्न चल रहा है +2 वाला 2 पैटर्न, अब 4 कर देंगे 53 34। चाहो तो एक 4 में और याद कर लो कि पैटर्न को भी अब 4 भागों में बांट दिया। पैटर्न 5 3 3 4, तो ये 4 के इफेक्ट में इतनी बातें आ गई, 5 में पिलर आ गए, 6 में जीडीपी का खर्च करने की बात आ गई। 4 भाग देखो कौन कौन से अभी याद हो जाएगा। इसके 4 पार्ट है और 27 इसके अध्याय है। भाग 4 में पहला भाग स्कूल शिक्षा का है, हमें यही पढ़ना है, और इसमें टोटल 8 अध्याय हैं। कैसे याद करेंगे, 4 भाग का जस्ट डबल 8 हो गया, तो स्कूल शिक्षा के 8 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। दूसरा अध्याय उच्च शिक्षा का है, कॉलेज वाला। तीसरा अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं, और चौथा भाग है कि क्रियान्वित कैसे किया जाएगा। मैंने इसको वैसे भी याद कर दिया था। कैसे, पहली आती है स्कूल, फिर आती है कॉलेज, 3 को ऐसे लिखते हैं तो अन्य मुद्दे, और 4 में क्रियान्वयन के मुद्दे। हमें याद इतने नहीं करना है, करने को तो आपको पूरी एजुकेशन पॉलिसी के सारे फैक्ट याद हो जाएं, वो मतलब ओरिजिनल एक्ट से भी। पर हमें जो याद करना वो ये है कि इसके टोटल 4 भाग है। 4 का आंकड़ा याद करवा दिया। अध्याय टोटल है 27। पहला अध्याय, पहला भाग स्कूल शिक्षा का है, उसमें टोटल 8 अध्याय में पढ़ने हैं, अभी याद हो जाएंगे आपको। देखो ये देखो, यहाँ पर आ जाओ। अभी तक जो पढ़ा उसको एक बार मैं बताऊं ताकि आपके कंफ्यूजन तो नहीं आए ना। एक लाइन में करते हैं इसको सबको। देखो हम पढ़ने वाले एनईपी। सारे फैक्ट दिमाग में रखना भी आप। सबसे पहले इसका हमने फैक्ट के रूप में देखा है, सारे के सारे फैक्ट एक साथ। फैक्ट में पहला है कि स्वतंत्रता में पहली 1968 में आई बात, फिर 86 में, फिर 2020 में आई। तो इसका मतलब आज़ादी के बाद तीसरी और 21वीं सदी की पहली। कब आई ये डेट, 2/9/7/2020। किसको अध्यक्ष बनाया गया बताएं अब आप। के कस्तूरी रंगन, के लिख रहा हूं, के कस्तूरी रंगन। सचिव रेणु स्वरूप। यहां तक बात समझ आ गई। जब ये जिस दिन इन्होंने घोषणा करी ड्राफ्ट के, तो क्या बदलाव किए, 2 बदलाव। एक नाम कर दिया एमएचआरडी का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया, और एक हमने जो बदलाव किया वो किया कि वर्तमान का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी जगह नवीन पैटर्न लागू कर दिया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एसडीजी गोल कौन सा है, 4, जो एजुकेशन की बात करता है। हम इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। इसके पिलर कितने बता दिए आपको, तो पिलर 5। इस पॉलिसी के भाग कितने हैं, भाग 4। चैप्टर कितने हैं, टोटल 27। जीडीपी खर्च करने की बात कितनी है, जीडीपी खर्च करने की बात है 6%। इस पॉलिसी के टारगेट्स, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य 2 जरूर याद रखना है। एक इसके पिलर के नाम, तो पिलर के नाम अभी आप बता ही देंगे आराम से। ए ए ए ई क्यू। भाग टोटल 4 अध्याय 27। ये चारों भागों के नाम भी आपको याद हो गए। पहला स्कूल एजुकेशन का, दूसरा उच्च शिक्षा का, तीसरा अन्य विचारणीय मुद्दे, चौथा क्रियान्वित करने के मुद्दे। ये टोटल 4 भाग में अपने को केवल एक भाग पढ़ना है, भाग फर्स्ट।
जो स्कूल एजुकेशन का है इसमें हमें केवल 8 अध्याय पढ़ने हैं। जीईआर का टारगेट बताओ जो परीक्षा में आ जाए। वो ये कह रहे हैं 2030 तक जो स्कूल एजुकेशन है उसमें 100% हम बच्चों का नामांकन कर लेंगे और 2035 तक हम उच्च शिक्षा में 50% कर लेंगे। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब ये स्कूल एजुकेशन वाले भाग भी देख लेते हैं, याद हो जाएगा। देखो इनमें हमें क्या याद करना पड़ेगा। एक तो स्कूल शिक्षा वाले जो 8 के 8 अध्याय है इनको मिलान करवा सकता है कि पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये भी हम ट्रिक से याद कर लेंगे। कैसे? अध्याय फर्स्ट, भाग फर्स्ट, टोटल 8 अध्याय। पहला अध्याय है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, वो ECCE 1। दूसरा अध्याय बताता आपको बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का। तीसरा अध्याय में बताता है ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करना। चौथा अध्याय हमें बताता है पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र। पांचवा अध्याय में बताता है शिक्षकों की बात, शिक्षक। छठवां भाग हमें बताता है समता मूलक व समावेशी शिक्षा। सातवां बताता है स्कूल कॉम्प्लेक्स के बारे में और आठवां जो भाग में बताता है वो है मानक निर्धारण। तो हमारा पहला चैलेंज ये होगा इन 8 के 8 अध्याय के हम नाम याद करें, लर्न करें अच्छे तरीके से, अभी हो जाएंगे। अध्याय 1 अभी उसको बोर्ड में से कर लेता हूं। अभी आप बताएंगे। यहां मैं लिख रहा हूं अध्याय और यहां उसकी विषय वस्तु। पहला बताएं आप, आपको याद नहीं होगा, अभी याद हो जाएगा। पहली बार शिक्षा की शुरुआत कहां से होती है? प्री स्कूलिंग से, जिसको प्री स्कूलिंग का नाम हमने क्या रख रखा है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। अध्याय दूसरा, दो हमें क्या दो, कम से कम संख्या ज्ञान तो दो, जिसको FLN बोलते हैं। तो बुनियादी साक्षरता देनी है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। अध्याय 3 को 3 से आउट से याद कर लो, आउट, तो ड्रॉप आउट। याद हो गया? 4 को पैसे याद कर लो, ये पैसे थे पाठ्यक्रम। 5 में वही 5 का थप्पड़ लगाने वाले टीचर, तो 5 में 6 टीचर्स। 6 में शिक्षा कैसी 6 बताओ, ढूंढाड़ी का प्रयोग करो। शिक्षा समावेशी 6, शिक्षा का समावेशीकरण, शिक्षा समावेशी। इंग्लिश मीडियम में इसको मैंने करा रखा अलग से पूरा इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम वाले सर्च करेंगे महेश भास्कर NEP इंग्लिश मीडियम, ये करा रखा इंग्लिश में कंप्लीट, वो देख सकते हो आप। साथ में साथ बनाना किसको? स्कूल के क्लस्टर को साथ में, तो साथ में स्कूल क्लस्टर। और अंतिम तो आपको पता है क्या रहते हैं? मानक ही रहते हैं, 8 में मानक। अब आपको मिलान करवाएगा तो आप शायद कर सकते हैं। 5 तो पक्के याद हो गए होंगे। बताओ पहले में क्या है? पहले में आप बताओगे वही अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात आ गई। 2 में क्या दो? एटलीस्ट हमें संख्या ज्ञान दो। 3 को आउट से याद कर लो, 4 को पाठ्यक्रम से याद कर लो, 5 में 5 वाला थप्पड़ टीचर से याद कर लो। ढूंढाड़ी में 6 का प्रयोग होता है, एजुकेशन 6 कैसी 6? समावेशी 6। साथ में, सबके साथ में स्कूल का क्लस्टर बना दो, 8वें मानक। अब एक एक पर बात करते चलते हैं। पहला देखिए,
पहला प्रारंभ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें यह कहा गया है कि 2030 तक सारे लगभग 30 के टारगेट आएंगे। मैंने कहा छोड़कर अभी 2025 आएगा भाग 2 में, उसको हम अलग से याद करेंगे। तो याद करना 2030 तक 3 से 8 तक के बच्चों को ECC उपलब्ध करवाना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अवेलेबल करवाना। 8 वर्ष तक बच्चों का 8 वर्ष तक, 8 वर्ष तक कैसे हो जाएगा, वो 6 साल का इस हिसाब से देखेंगे तो फिर 7 और 8 कक्षा 3 तक हो गया ना, 3 से 8 तक के बच्चों को एज के हिसाब से। 8 शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण जिसे NCF ECC कहा जाएगा। खास तो कुछ नहीं है, इतना क्या देखना, इसमें 2030 तक का टारगेट लिया है। इसमें देखो शिक्षा 2 भागों में बढ़ जाएगी। कैसे, एक शिक्षा होती है अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन, 3 से लेकर 6 साल तक। देखो 3 साल तक तो बच्चे को घर पे रखना ही है, कभी सवाल पूछ ले, इससे पहले नहीं कि जन्मते ही बच्चों को स्कूल में डाल दिया। 3 से लेकर और 6 साल तक तो बच्चे को भेज देंगे आंगनबाड़ी में, इनमें जब 6 साल का हो जाएगा तो 6 से 7 तक एक क्लास, 7 से 8 दूसरी क्लास, तो दूसरी क्लास तक उसको फिर औपचारिक शिक्षा दे देंगे, स्कूल में दे देंगे। इसका मतलब 8 साल तक के बच्चों का ध्यान जो रखा जाएगा वो अध्याय 1 में रखा जाएगा। परीक्षा में सवाल अगर आ गया तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। हमारा अध्याय देखो फर्स्ट है, ये ECC की बात करता है। ये अगर आपके याद है तो ऐसे याद कर लो, 8 वर्ष तक बच्चे की उम्र अगर 8 वर्ष हो जाए, बच्चा अगर 8 साल तक हो जाए, तब तक बच्चे को फॉर्मल के साथ में इनफॉर्मल एजुकेशन देंगे। शुरुआत में आंगनबाड़ी में भेजेंगे, उसके बाद में उसको कक्षा 1 और कक्षा 2 में प्रवेश करवा के स्कूल में भेज देंगे। याद रहेगा। तो एक हो गई इनफॉर्मल एजुकेशन और एक हो गई फॉर्मल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसका अध्याय 1 याद करने के लिए ऐसा कर लो कि वो छोटे बच्चों की बातें करता है। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं अध्याय 2 की तरफ। सवाल क्या आ सकता है परीक्षा में, वो ये पूछेगा कि छोटे बच्चों वाला टारगेट कहां तक लिया है, 2030 तक। एक फैक्ट के रूप में याद रख लो 2030 तक का। अनौपचारिक शिक्षा आंगनबाड़ी या बाल वाटिकाओं में दी जाएगी और औपचारिक शिक्षा स्कूल में दी जाएगी। कौन सी कक्षा तक, कक्षा 1 और कक्षा 2। क्लियर। अध्याय दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एक सवाल बनने की गुंजाइश है। इसका नाम ही देखो, 2 को पहले तो वो मिलान करवाएगा कि अध्याय 2 का नाम बताओ, तो 2 हमें क्या दो, संख्या ज्ञान दो, बस 2 से 2 संख्या ज्ञान। पूरा नाम है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, FLN, फाउंडेशन लर्निंग एंड लिटरेसी। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड नंबरेसी। ये देखो 2025 आया इसमें। संख्या ज्ञान दो 25 तक की। अध्याय 2 में 5 और लगा दो कि 25 साल का टारगेट इसी में रखा गया है। कक्षा 3 तक मतलब 9 वर्ष का हो जाएगा, कक्षा 2 में 8 वर्ष तक हो, बच्चों को पढ़ना लिखना और संख्या ज्ञान सिखाया जाएगा। तो सवाल क्या क्या आ सकता है कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कौन से अध्याय में, अध्याय 2 में। FLN नाम है इसका, 2025 तक का टारगेट लिया है। कक्षा 3 मतलब 9 वर्ष तक के बच्चों को लिखना पढ़ना संख्या ज्ञान सिखा देंगे। और इसी को क्रियान्वित करने के लिए मैं निपुण भारत अभियान चला रखा है, निपुण के नाम से निपुण भारत मिशन चला रखा है। समझ में आ गया क्या क्या बन सकता है भाई। पहले में तो सवाल बने कि नहीं बने मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात कर दी है और इसमें 8 साल तक के बच्चों का ध्यान रखा जाएगा अध्याय 1 में। अब 8 के बाद में 9 आता है तो 9 साल तक के बच्चों का ध्यान रखा जाएगा अध्याय 2 में। और ध्यान कैसे रखा जाएगा, इनको आप FLN प्रोवाइड कराएंगे, फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमरेसी देंगे। कैसे देंगे देखिए, 9 वर्ष तक के बच्चों को 2025 तक का टारगेट रखना है, पढ़ना लिखना संख्या ज्ञान सिखा देंगे। इसके लिए सर हमने निपुण
मिशन चला रखा है। ये 3 फैक्ट याद करना है। सबसे पहले पूछेगा FLN की बात कौन से अध्याय में, 2 में, कौन सी कक्षा तक, तो कक्षा तो 3 करना और उम्र करना 9 वर्ष। कब तक का टारगेट, 2025 का। साथ में इसमें एक टारगेट और लिया है। बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है कि टीचर्स पूरे नहीं हैं, कईयों में ज्यादा है। ऐसे इन्होंने टीचर अनुपात भी बताया है कि जो सामान्य जगह वहां तो 30:1 है और अभावग्रस्त जो क्षेत्र वहां पे 25:1। ये आपको आ रहा है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दूंगा। इस हेतु शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास के साथ उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा। और FLN हेतु अपना जो दीक्षा पोर्टल है, हम आराम से इसका डिस्कशन हो ही चुका है। दीक्षा पर FLN हेतु संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार मिल जाएगा। दीक्षा तो फिर आपको पता है कि एक डिजिटल भंडार है। एक स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी चलाया है। कक्षा 1 में जो प्रवेश लेंगे बच्चे, क्योंकि आंगनबाड़ी से आएंगे, तो उनको रेडी करो स्कूल के लिए, तो ये 12 सप्ताह का या फिर 3 माह का एक प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। अब हमें ये कंफ्यूजन है कि यार अध्याय 2 से क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। अध्याय 2 से एक तो ये पूछा जा सकता है, जब बेसिक पूछे, FLN कहाँ लिखा हुआ बताओ आप। FLN तो 2 में लिखा हुआ है, संख्या ज्ञान और बुनियादी साक्षरता देनी है। देनी कब तक है, तो और सब में 25-35, 2030-35 आएगा। आपको संख्या ज्ञान देना, 2 संख्या ज्ञान तो 25 तक ही दे दो। कैसे देंगे, निपुण के माध्यम से देंगे। तो निपुण किसके लिए, FLN को क्रियान्वित करने के लिए। इसके लिए डिजिटल भंडार दीक्षा पर मिलेगा, दीक्षा पोर्टल। एक स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, ये या तो 12 सप्ताह का होगा, 3 माह का। जब भी बच्चा आंगनबाड़ी से स्कूल में जाएगा कक्षा 1 में, तब ये कार्यक्रम के माध्यम से उसको तैयार किया जाएगा। एक टीचर वो अनुपात 25:1 और 30:1। अध्याय 3 वही ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या 3 और आउट। इससे ही पता लगेगा कि हम शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर रहे हैं, कि सबको एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये ग्रोस वाला आपको बता ही दिया, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो 2030 तक 100% करेंगे स्कूल में। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50। NIOS SOS द्वारा ABC लेवल के पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। कोई खास काम का नहीं है परीक्षा के लिए, जो कक्षा 3, 5 और 8 के समकक्ष होंगे। 3 में क्या आ सकता है, 3 का तो वही आ सकता है अध्याय 3 में। तीन को एक तो ये मिलाएगा तो आउट बता देना, ड्रॉप आउट। और ड्रॉप आउट कब तक करना है आपको, 2030 तक करना है। कम कर देंगे मतलब 100% इनरोलमेंट हो जाएगा बस। चूंकि उच्च शिक्षा का भी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो अलग से अध्याय में है, अपने अध्याय 2 में, भाग 2 में। चौथा में पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र। तो 4 में क्या याद कर सकते हैं, 4 को ऐसे याद करेंगे ना, 4 और पाठ्यक्रम। सबसे पहले तो ये हमने देख लिया कि विषयों के चुनाव में लचीलापन आ जाएगा। बहुभाषा और भाषा शक्ति लैंग्वेज, ये मल्टी लैंग्विस्टिक हो जाएगा मामला। 5वीं तक मातृभाषा में राष्ट्रक्रम तो 8वीं तक बढ़ा देंगे। 360 डिग्री आकलन किया जाएगा। सब कुछ ऐसे नहीं कि मार्क्स कितने आए हैं, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट। नवीन पद्धति 5, 3, 3, 4 आगे आएगा, इसको देखेंगे। इस पर आधारित होगा। बोर्ड की परीक्षा 1 वर्ष में 2 बार होंगी, ये फैकालॉजी है, याद हो जाएगा। एक सुधार की परीक्षा हो जाएगी। परख स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर आकलन केंद्र के रूप में। इसका वर्गीकरण देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्गीकरण से एक सवाल आएगा। वो क्या आएगा, बच्चों को अनिवार्य कौशल देंगे। कौन कौन सा, भाषा, वैज्ञानिक दृष्टि, शारीरिक शिक्षा, डिजिटल तार्किक क्षमता। इनको देखो कुछ टेक्निकल ज्ञान भी देंगे, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, पर्यावरण का। ये सवाल आ सकता है कि इनको व्यावसायिक शिक्षा कब दी जाएगी। इनको कोई बढ़ई, कुम्हार, इनके काम सिखाए जाएंगे। 6 से 8 वाली याद रखना, जब 6 में प्रवेश कर जाएगा तब। और दिन में मतलब सप्ताह में 1 दिन बस्ता
रहित होगा उसमें कोडिंग सिखाएंगे, पर वो मिडिल स्तर पर 10वीं तक फिर इनको कोडिंग भी सिखाएंगे। क्षेत्रीय भाषा में पाठ्यक्रम उपलब्ध रहेगा। 5 से 10 साल में इसकी समीक्षा की जाएगी। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनेगा। परख के बारे में आपको बता दिया। इसे एक सवाल बन सकता है कि वो इनको व्यावसायिक शिक्षा कब दी जाएगी, 6 से 8 पे, और कोडिंग वाली उनको मिडिल स्तर पर। इसकी जरूरत नहीं है अपने को। अब है 5वें में शिक्षक। टीचर्स के लिए क्या क्या योग्यता रखी गई है, तो 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय बीएड हो जाएगी। वो 2030 तक, सारे टारगेट 30 के ही हैं। और इनको प्रतिवर्ष 50 घंटे का एक कोई सतत व्यावसायिक विकास सीपीडी जिसके सर्टिफिकेट दिए जाते हैं वो करना पड़ेगा। शिक्षक को कहा कि आप अपने तरीके से पढ़ा दो, जैसे बच्चों को याद हो उस मेथड से। टेट जो लगता था या लगता है उसको सभी स्तरों पर जरूरी कर दिया जाएगा। यस, टीचर को लेकर मुझे लगता नहीं है 50 घंटे के अलावा कोई सवाल पूछे कि वो प्रतिवर्ष कितने घंटों का उनका वो एक सतत व्यावसायिक विकास का एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 50 आवर की करनी, अर्धशतक लगाना टीचर को। तो वैसे भी 5 में अध्याय 5 में 50 है, तो 50 घंटे का। 6 में वही समतामूलक एजुकेशन हो जाएगी। क्या करेंगे इसमें, इसमें सेज बनाएंगे स्पेशल एजुकेशन जोन शिक्षा के लिए। जो अक्षम बच्चे हैं, स्कूल नहीं आ सकते, उनको घर आधारित शिक्षा भी दी जाएगी। शिक्षा हेतु वो निःशुल्क आवास, परिवहन, वाउचर, ट्रांसजेंडरों की एक जेंडर समावेशी निधि बनाई जाएगी। लड़कियों ट्रांसजेंडर के लिए स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। ये वाला सवाल नहीं आएगा। ये थोड़ा देख सकते हैं कि स्कूल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है स्कूलों के क्लस्टर बना दिए जाएंगे। कोठारी आयोग ने भी बात कही थी कि जैसे एक ग्राम पंचायत में 2-3 स्कूल है और उसमें एक में अच्छा खेल का मैदान नहीं है, पर दूसरी स्कूल में है जिसमें अच्छा खेल का मैदान नहीं है, उसमें प्रयोगशाला बहुत अच्छी है साइंस के बच्चों के लिए। तो ये स्कूलें आपस में जोड़ देंगे कि जिसमें प्रयोगशाला नहीं है जिस स्कूल में, बच्चे उस दूसरी स्कूल में जाके प्रयोगशाला में काम कर सकते हैं, वो बच्चे यहाँ खेलने आ सकते हैं। तो स्कूल के क्लस्टर तैयार हो जाएंगे। टीचर्स इस स्कूल में ज़्यादा उसमें कम है, तो आपस में टीचर्स भी पढ़ा देंगे। ये स्कूल कॉम्प्लेक्स 2025 तक 5 से 10 किलोमीटर में स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित कर देंगे। और ये जो एसएमसी की मदद से स्कूल विकास योजना तैयार की जाएगी। मानक निर्धारण किया अपने को कि स्कूल शिक्षा विभाग में सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय बन जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग। और स्कूल शिक्षा निदेशालय की बात, ये कोई काम का नहीं है अपने को, क्योंकि ऐसा ही क्वेरी हमें ऑब्वियस बात है डिस्कशन के मुद्दे पूरे हुए ही है। बहरहाल इसमें जो अध्याय हमने देखा, अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 8। देखो, 1 में वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात कर दी, 2 में एफएलएन की बात है और एफएलएन 2025 तक का टारगेट और निपुण के नाम से प्रोग्राम। 3 में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना, कब तक, 2030 तक। 4 में वो पाठ्यचर्या की बात की गई है। 5 में टीचर्स की बात की गई, इसमें 50 घंटे का वो उनको ट्रेनिंग कार्यक्रम। 4 में जो पाठ्यक्रम में याद करना, 6 से 8 तक व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। हम जो इफेक्ट लिख रहे हैं सवाल इसी से आ जाएगा। 6 में समावेशी शिक्षा कर देंगे, गृह आधारित शिक्षा और SEZ एजुकेशन जोन बना दिए जाएंगे। 7 में क्लस्टर बना दिए जाएंगे 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर 2025 तक का। और 8 में फिर मानक निर्धारण की बात है। ठीक, इसका मतलब ये अपने हो गया NEP वाला। एक बार अगर इसको और वापस से बैक करके आप कभी सुनेंगे तब आपके सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक बार आपको जो भी कुछ सवाल है पूछे।